मेनू दिखाओ। उपन्यास बिन। उपन्यास BTTH लाइव सिम्युलेटर सिस्टम C111 शाही खजाना रजत सम्राट स्वर्गीय बाज। अध्याय 111 शाही खजाना रजत सम्राट स्वर्गीय बाज। ज़ियाओ मिंग के शोधन के आघात ने न केवल शाही राजधानी में शक्तिशाली डुकिंग और उससे ऊपर के अधिकारियों को चिंतित कर दिया था, बल्कि ऐसे कई और लोग थे जिन्होंने गोली शोधन से उत्पन्न दृष्टि को देखा था। ये सिर्फ इतना है कि कीमिया दृष्टि शाही महल में स्थित थी, जिससे कई लोग जांच करने से रोक रहे थे। लेकिन जब म्यू चेन और अन्य लोग, जिन्होंने ज़ियाओ मिंग को देखा था, अपने कबीले में वापस लौटे, तो उन्होंने स्वाभाविक रूप से सब कुछ बता दिया जो हुआ था। इसके कारण जियो मिंग द्वारा छठी श्रेणी की गोली जोन ब्रेकिंग पिल का शोधन जंगल की आग की तरह शाही शहर में फैल गया। अगले दिन जब ज़ियाओ मिंग जागा तो उसे नालानजी से एक मुआवजा उपहार मिला। मुआवजा उपहार अजीब दिखने वाली 10 दुर्लभ औषधीय जड़ी बूटियां थीं। ये औषधीय जड़ी बूटियां बाजार में शायद ही उपलब्ध थीं, और अगर नालानजी ने उन्हें भेजा था तो स्पष्ट रूप से इसलिए था क्योंकि उसकी नज़र ज़ियाओ मिंग की कीमियागर के रूप में स्थिति पर थी। इन जड़ी बूटियों की सावधानीपूर्वक जांच करने के बाद जियो मिंग अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सका और याओये से कहा, जो उसे औषधीय जड़ी बूटियां सौंप रही थी, राजकुमारी, मैं इन जड़ी बूटियों को स्वीकार नहीं करूंगा, उन्हें नालन परिवार को वापस भेजना बेहतर है। इससे पहले कि याओये कुछ कह पाती, जियान, जो उसके बगल में खड़ा था, ने संदेह से पूछा, तुम इन्हें क्यों नहीं स्वीकार करोगी? इन औषधीय जड़ी बूटियों में बहुत अधिक ऊर्जा होती है। जियान के लिए औषधीय जड़ी बूटियां हमेशा स्वागत से अधिक थीं। जितनी अधिक होंगी उतना अच्छा होगा, क्योंकि इस तरह की अच्छी चीजें उनके दरवाजे पर भेजी जाती थीं, उसका दिल कभी मना नहीं करता था। नलन परिवार के साथ विवाह रद्द करने में शामिल पक्ष वह नहीं है, तो फिर वह मुआवजा उपहार क्यों स्वीकार करेगा? जियान के गालों को चुटकी से दबाते हुए, जो पूरे दिन केवल खाना और खाना ही जानती थी, ज़ियाओ मिंग ने उसे समझाना शुरू किया। मैं समझता हूँ, मैं किसी को औषधीय जड़ी बूटियां नालन परिवार को वापस भेजने के लिए कहूंगा। जियो मिंग के दृढ़ रवैये को देखकर याओये मुस्कुराया और कहा। ऐसा कहकर उसने दूर से संकेत दिया और एक नौकरानी दौड़ कर आई। याओये द्वारा उसे कुछ निर्देश दिए जाने के बाद नौकरानी जल्दी से उन औषधीय जड़ी बूटियों के साथ चली गई। नौकरानी के चले जाने के बाद याओये ने मुस्कुराते हुए कहा, मास्टर ज़ियाओ मिंग, मैं आज सुबह न केवल नालन परिवार द्वारा दी गई औषधीय जड़ी बूटियों को आप तक पहुंचाने आई हूं, बल्कि मैं मुख्य रूप से आपको रॉयल ट्रेजर वॉल्ट तक ले जाने आई हूं। ओह, क्या आप अकेली हैं राजकुमारी? एल्डर जिया कहाँ हैं? परदादा, उन्हें कुछ काम है। याओये ने अपने गालों पर एक छोटी सी लाली के साथ धीरे से उत्तर दिया। वास्तव में उसके परदादा बहुत अच्छे थे, लेकिन आज सुबह उसके परदादा ने उससे पूछा कि उसके और ज़ियाओ मिंग के बीच कैसी प्रगति हुई है, और उसने जवाब दिया कि उसने बहुत अधिक प्रगति नहीं की है। उसके परदादा इतने चिंतित थे कि एक उपयुक्त वातावरण बनाने के लिए वह व्यक्ति जो मूल रूप से ज़ियाओ मिंग को रॉयल ट्रेजर वॉल्ट में ले जाएगा, उसे भी उनके बजाय ज़ियाओ मिंग को सौंप दिया गया। इसका उद्देश्य स्वतः स्पष्ट है। जब उसने अपने परदादा की उम्मीदों के बारे में सोचा, तो याओये ने नर्म आवाज में कहा, चिंता मत करो, परदादा ने मुझे पर्याप्त अधिकार दिया है। मास्टर ज़ियाओ मिंग को रॉयल ट्रेजर वॉल्ट में आपके सामने आने वाली किसी भी दुर्घटना के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। याओये को देखते हुए, जो अचानक से नर्म हो गई थी, जियो मिंग मुस्कुराए और कहा, चूंकि एल्डर जिया को आज कुछ महत्वपूर्ण काम करना है, इसलिए मैं राजकुमारी याओये को मेरे साथ चलने के लिए कहूंगा। मुझे खुशी होगी। याओये द्वारा निर्देशित होने के बाद ज़ियाओ मिंग और जियान जल्द ही रॉयल ट्रेजर वॉल्ट के स्थान पर पहुंच गए। रॉयल ट्रेजर वॉल्ट का स्थान जियानान अकादमी के पुस्तक संग्रह हॉल जितना गुप्त नहीं था। ये स्थान पहाड़ के पीछे घने जंगल में छिपा हुआ था, उस झील से ज्यादा दूर नहीं जहां शांत समुद्री शिल्कीय जानवर स्थित था। जब वह खजाने तक जाने वाले गुप्त मार्ग में दाखिल हुआ, तो ज़ियाओ मिंग ने छाया में छिपी 1 दर्जन उच्च श्रेणी की 2 आत्माओं की भी खोज की। इन 2 आत्माओं की निगाहों की परवाह न करते हुए याओये ने टोकन की एक जोड़ी को पकड़ लिया और कई बाधाओं के माध्यम से ज़ियाओ मिंग और जियान का मार्गदर्शन किया। अंततः वे 20 मीटर ऊंचे एक विशेष पत्थर के द्वार के सामने पहुंचे। जिस सामग्री से ये द्वार बना है, वह कुछ समय के लिए डुकिंग के शक्तिशाली आक्रमणों को रोक सकता है, याओये ने समझाया। फिर वह पत्थर के दरवाजे के सामने खड़ी हो गई और उसके हाथ में मौजूद टोकनों का सेट पत्थर के दरवाजे के छेद में डाल दिया गया। टोकनों से तेज रोशनी निकली और तेज आवाज गूंजी। गड़गड़ाहट।
पत्थर के दरवाजे के अंदर से टोकन एक चमकदार रोशनी के साथ चमक रहा था। जियो मिंग, अंदर कई औषधीय जड़ी बूटियां हैं। पत्थर का दरवाजा खुलने से पहले जियान ने जियो मिंग की बांह खींची और उससे फुसफुसाया। अपनी प्रतिभा की क्षमता से वह अंदर कई औषधीय जड़ी बूटियों को महसूस कर रही थी। जियाओ मिंग मुस्कुराया और थोड़ा सिर हिलाया, वह भी इसे महसूस कर रहा था। शाही परिवार ने सैकड़ों वर्षों तक जियामा साम्राज्य पर शासन किया था और ऐसा लग रहा था कि कई अच्छी चीजें एकत्र की गई थी। जियान और जियाओ मिंग की बातचीत याओ ये से छिपी नहीं रही, लेकिन उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। पत्थर का दरवाजा पूरी तरह से खुलने के बाद याओ ये ने मुड़कर जियाओ मिंग को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अंदर शाही खजाना है, कृपया तुम दोनों मेरे पीछे आओ। जैसे ही वे याओ ये के पदचिन्हों का अनुसरण करते हुए खजाने की तिजोरी में दाखिल हुए, जियाओ मिंग का ध्यान अचानक सोने की चमक की ओर आकर्षित हुआ और उसने पाया कि उसके सामने एक चमकदार सुनहरा पर्वत प्रकट हो गया। याओ ये ने इस सुनहरे पर्वत को नजरअंदाज कर दिया और इसके बजाय जियाओ मिंग और जियान को सुनहरे पर्वत के पीछे चलने के लिए प्रेरित किया। वे तीनों दूसरे छोटे गेट पर पहुंचे। छोटे दरवाजे पर 4 बड़े शब्द उत्कीर्ण थे, रॉयल मेडिसिनल हर्ब वॉल्ट। पहले दरवाजे पर किए गए ऑपरेशन को दोहराते हुए याओ ये ने औषधीय जड़ी बूटियों की तिजोरी का दरवाजा खोला और उसमें से एक मजबूत औषधीय सुगंध आई। सुगंध सूंघते ही जियान की आंखें चमक उठीं। हे, ये वह जगह है जहां मेरा जियामा शाही परिवार अपनी कीमती औषधीय सामग्री रखता है। मास्टर जियाओ मिंग जितनी चाहे उतनी चुन सकते हैं। जियो मिंग ने अपना सिर हिलाया और अंदर चला गया। शाही खजाने में अप्रत्याशित मात्रा में दुर्लभ औषधीय जड़ी बूटियां थीं। हालांकि जियानान अकादमी जितनी नहीं थी, फिर भी उन्हें प्रचुर मात्रा में कहा जा सकता था, या कम से कम जियाओ मिंग के व्यक्तिगत संग्रह से अधिक। याओ ये के साथ जियाओ मिंग 20 औषधीय जड़ी बूटियां एकत्र करने के बाद रुक गया। हालांकि याओ ये ने कहा था कि वे उसे जितनी चाहे उतनी जड़ी बूटियां चुनने दे सकते हैं, लेकिन जियाओ मिंग का वास्तव में बेशर्मी से सैकड़ों औषधीय जड़ी बूटियां चुनने का कोई इरादा नहीं था। जब उसने जियाओ मिंग को रुकते देखा तो याओ ये ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या आपने चुनना समाप्त कर दिया है, मास्टर जियाओ मिंग? मैंने राजकुमारी का काम खत्म कर दिया है। चूंकि आपने औषधीय जड़ी बूटियों के भंडार से चयन करना समाप्त कर लिया है, इसलिए मैं मास्टर जियाओ मिंग से अन्य भंडारों पर नजर रखना जारी रखने के लिए कहूंगा। अगर वहां कुछ भी आपकी नज़र को आकर्षित करता है तो मास्टर जियाओ मिंग इसे भी ले सकते हैं। जियाओ मिंग मुस्कुराया और उसकी आंखों में आश्चर्य की झलक दिखाई दी। ऐसा लग रहा था कि शाही परिवार उसके साथ अच्छे संबंध बनाने के लिए बहुत सारा पैसा खर्च करने को तैयार था। बिना मना किए उसने अभी अभी प्राप्त की गई जड़ी बूटियों में से 5 जड़ी बूटियां निकाली और उन्हें जियान को दे दिया ताकि वह उससे कल किया वादा पूरा कर सके। फिर वे याओ ये के नक्शे कदम पर चल पड़े। वे तीनों जल्द ही एक अन्य खजाने पर पहुंच गए। इस खजाने में औषधीय सामग्री नहीं बल्कि अन्य चीजें थीं, गोली बनाने की विधि, खजाना कवच, हथियार इत्यादि। जियाओ मिंग को केवल गोली बनाने की विधि ही आकर्षक लगती थी, लेकिन उसने कोई गोली बनाने की विधि चुनने की जहमत नहीं उठाई क्योंकि उसकी नज़र किसी दूसरी चीज पर थी। 6ठे दर्जे के उड़ने वाले जादुई जानवर के अवशेष। जियाओ मिंग की निगाहें उस जादुई जानवर के अवशेषों पर टिकी हुई देखकर याओ ये ने परिचय दिया, यह एक 6ठी रैंक का उड़ने वाला जादुई जानवर है। रजत सम्राट स्वर्गीय बाज मूल रूप से जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला का स्वामी था। मेरे जियामा साम्राज्य के खिलाफ उसके कई अपराधों के कारण वह मेरे परदादा और दिव्य रक्षक जानवर की टीम वर्क द्वारा मारा गया था। ये सिल्वर एम्परर हेवनली फाल्कन। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या आप इसे मुझे दे सकते हैं? मैं इसे गोलियों के बदले में दे सकता हूँ। जियो मिंग ने अपने सामने जादुई जानवर को देखा और धीरे से कहा। उन्होंने रजत सम्राट स्वर्गीय बाज के महान नाम के बारे में सुना था, जो एक जादुई जानवर था जिसके पास हवा और बिजली के दोहरे गुण थे। 6ठे क्रम के जादुई जानवरों की सूची में भी गति शीर्ष पर थी। जब से उसने स्वर्गीय हंस के 9 स्तरीय पंख प्राप्त किए थे, तब से वह हमेशा एक उच्च श्रेणी की उड़ने वाले जादुई जानवर से एक पंख प्राप्त करना चाहता था। दुर्भाग्यवश जिन सभी उड़ने वाले जादुई जानवरों में उसकी रुचि थी, वे उससे अधिक तेज और शक्तिशाली थे, इसलिए उसे कभी कोई नहीं मिला। इस बार रजत सम्राट स्वर्गीय बाज से मिलना एक अप्रत्याशित खुशी थी। हे, मास्टर जियाओ मिंग असंवेदनशील हो रहे हैं। अभी अभी याओ ये ने कहा था कि मास्टर जो चाहे चुन सकते हैं, और यह सिल्वर एम्परर हेवनली फाल्कन स्वाभाविक रूप से शामिल है। याओ ये ने हंसते हुए कहा। हालांकि मैं मास्टर को याद दिलाना चाहूंगा कि इस रजत सम्राट स्वर्गीय बाज के अवशेषों में कोई जादुई कोर नहीं है। उस स्थिति में मैं इसे स्वीकार करूंगा, जादू कोर की कमी कोई समस्या नहीं है।
मुझे बस इसके पंख चाहिए। जियो मिंग ने अपना हाथ लहराया और कहा, डॉट डॉट डॉट। रजत सम्राट के स्वर्गीय बाज के अलावा जियाओ मिंग ने कभी कुछ और नहीं लिया। जब जियाओ मिंग और अन्य लोग रॉयल ट्रेजर वॉल्ट के बाहर फिर से प्रकट हुए तो उन्होंने जिया जिंगतियान को प्रवेश द्वार पर इंतजार करते देखा। जियाओ मिंग को देखकर जिया जिंगतियान ने मुस्कुराते हुए पूछा, मास्टर जियाओ मिंग, क्या इस यात्रा से प्राप्त फसल अभी भी संतोषजनक है? यह एक व्यर्थ यात्रा नहीं थी। यह अच्छी बात है कि गुरुजी संतुष्ट हैं। मुस्कुराते हुए जिया जिंगतियान को देखते हुए, आसमान की ओर देखते हुए और अभी अभी मिले इनाम के बारे में सोचते हुए जियो मिंग ने कहा, ऐसा लगता है कि यह स्थान उस स्थान से ज्यादा दूर नहीं है जहां दिव्य रक्षक जानवर है, तो क्यों न हम अभी उसके घावों का इलाज करें। जिया जिंगतियान उसकी बातों से थोड़ा हैरान हुआ। ठीक है, तो मैं आपको परेशान करूंगा मास्टर जियाओ मिंग। मेनू दिखाओ। उपन्यास बिन। उपन्यास BTTH लाइव सिम्युलेटर सिस्टम C112 छिपा हुआ शीर्षक। अध्याय 112 छिपा हुआ शीर्षक। बहुत समय नहीं बीता था कि वे उस झील पर पहुंच गए जहां शांत समुद्री शिल्कीय जानवर स्थित था। एक बार फिर जिया जिंगतियान ने झील की सतह पर तैरने के लिए अपनी तकनीकों का उपयोग किया और शांत समुद्री स्केली जानवर का विशाल शरीर पानी से बाहर आ गया। बूढ़ी जिया, तुमने मुझे कुछ ही दिनों के बाद फिर से जगा दिया। क्या इसका मतलब यह है कि मिक्स्ड बोन मोल्डिंग पिल को परिष्कृत कर दिया गया है? झील के ऊपर जिया जिंगतियान ने शांत समुद्री स्केली जानवर को देखकर मुस्कुराया, कुछ भी स्पष्ट नहीं किया, केवल इतना कहा, पुराने दोस्त, देखो यह क्या है। अपने हाथ की एक लहर से उसने अपनी भंडारण अंगूठी से मिश्रित हड्डी मोल्डिंग गोली युक्त जेड शीशी निकाली और उसे शांत सागर स्केली जानवर पर फेंक दिया। जैसे ही मिक्स्ड बोन मोल्डिंग पिल प्रकट हुई, झील में एक समृद्ध औषधीय सुगंध फैल गई। जब उसने सुगंध को सूंघा तो शांत समुद्री शल्कीय जानवर दंग रह गया और फिर प्रसन्नतापूर्वक बोला, मिश्रित अस्थि मोल्डिंग गोली। तो तुम मेरे पास इसलिए आए हो क्योंकि गोली परिष्कृत है? हा हा हा। हंसी की आवाज गड़गड़ाहट की तरह थी जिसने किनारे पर पेड़ की शाखाओं को हिला दिया और कुछ ही क्षणों के बाद शांत समुद्री स्केली जानवर ने हंसना बंद कर दिया और किनारे पर जियाओ मिंग से कृतज्ञतापूर्वक कहा, इस बार आपकी मदद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जियाओ मिंग ने इसका श्रेय नहीं लिया बल्कि अपना हाथ हिलाया और कहा, आपका स्वागत है, ये तो बस एक उपहार है। पुराने दोस्त, इतना उत्साहित मत हो, जब तुम अपनी चोटों से ठीक हो जाओगे तो उत्साहित होने में बहुत देर नहीं होगी, जिया जिंगतियान ने कहा और फिर उसकी नज़र किनारे पर जियाओ मिंग पर गई और मुस्कुराया, मास्टर जियाओ मिंग, मैं इसे आप पर छोड़ता हूँ। उस समय जियो मिंग ने थोड़ा सिर हिलाया, उसके कंधे थोड़े हिले और उसकी पीठ से ज्वलंत पंखों की एक जोड़ी उभरी जो कंपन करने लगी और धीरे धीरे हवा में घूमने लगी, अंत में शांत समुद्री स्केली जानवर के विशाल सिर के ऊपर दिखाई दी। ये जानते हुए कि जियाओ मिंग को अपने घावों को ठीक करने के लिए एक विशेष तकनीक का उपयोग करने की आवश्यकता थी, शांत समुद्री स्केली जानवर घबराया नहीं बल्कि जियाओ मिंग को उम्मीद से देखा। जियो मिंग के हाथ की एक लहर के साथ झील की सतह पर तैरती हुई मिश्रित हड्डी मोल्डिंग की गोली उसके सामने तैर गई और फिर उसकी निगाह शांत समुद्री स्केली जानवर पर चली गई। आपको इसके लिए तैयार रहना होगा, बाद में ये थोड़ा कष्टदायक हो सकता है। मैं पहले से ही तैयार हूँ, आप इसे तुरंत कर सकते हैं। ये सुनकर जियो मिंग ने अपना सिर हिलाया और अपने दिमाग की एक झपक के साथ लाल लौ की एक लपट उस मिश्रित हड्डी मोल्डिंग गोली के चारों ओर लिपटी और उसकी उंगली के एक झटके के साथ लौ गोली के चारों ओर लिपटी और शांत समुद्री स्केली जानवर के सिर के ऊपर से निकल गई। गोली ज्वाला में लिपटी हुई थी और एक क्षण बाद जियो मिंग के हाथ की मुहर बदल गई और लाल ज्वाला हिंसक रूप से फैल गई। चिलचिलाती गर्मी के कारण अचानक उसमें से एक गहरा हरा प्रकाश फूट पड़ा और अंततः पानी के एक पर्दे की तरह उसने नीचे शांत समुद्री शिल्कीय पशु के विशाल शरीर को ढक लिया। जैसे ही उस विचित्र प्रकाश ने उसे घेर लिया, शांत समुद्री शल्कधारी पशु का शरीर अचानक ऐंठने लगा। ऐसा प्रतीत होता है कि वह बहुत पीड़ा में था और उसकी गड़गड़ाहट भरी दहाड़ लगातार गूंजने लगी जिससे झील में लहरें उठने लगीं। जाहिर है, शांत समुद्री स्केली जानवर जो दर्द अनुभव कर रहा था वह उतना सरल नहीं था जितना कि थोड़ा सा था, जैसा कि जियाओ मिंग ने पहले कहा था। जब बगल में खड़े जिया जिंगतियान ने शांत समुद्री स्केली जानवर की हरकतें देखीं तो उसके चेहरे पर कुछ चिंता दिखाई दी, लेकिन जियो मिंग के शांत चेहरे को देखकर उसने उसे परेशान करने के लिए कोई शोर नहीं किया। जानवर की गड़गड़ाहट लगभग 10 मिनट तक जारी रही, उसके बाद वह धीरे धीरे शांत हो गई। उसके बाद
जिया जिंगतियान ये देखकर आश्चर्यचकित था कि शांत समुद्री स्केली जानवर के शरीर पर विभिन्न घाव धीरे धीरे ठीक हो रहे थे। जाहिर है, उस अजीब हरे रंग की रोशनी का उस पर बहुत प्रभाव पड़ा था। हरे प्रकाश के तहत न केवल शांत सागर स्केली जानवर के शरीर की सतह पर घाव धीरे धीरे ठीक हो रहे थे, बल्कि इस समय उसके शरीर के चारों ओर की आभा भी धीरे धीरे बढ़ रही थी। उसके सामने शांत समुद्री स्केली जानवर के शरीर से निकलने वाली आभा मजबूत और मजबूत होती जा रही थी, और जिया जिंगतियान के चेहरे पर खुशी अधिक से अधिक तीव्र होती जा रही थी। शांत सागर स्केली जानवर ने अपने शुरुआती वर्षों में शाही परिवार के लिए लड़ाई लड़ी थी और इसके कारण उसे कई चोटें भी लगी थीं, इसलिए अपनी चोटों को दबाने के लिए उसकी आभा अपने चरम पर नहीं थी। हालांकि अब मिक्स्ड बोन मोल्डिंग पिल की मदद से वह धीरे धीरे अपनी चरम अवस्था में लौट रहे हैं। आसमान से उतरती हरी रोशनी लगभग 1 घंटे तक जारी रही, और इस दौरान उस लाल लौ में मिक्स्ड बोन मोल्डिंग पिल का आकार कई गुना कम हो गया था। जाहिर है, इसमें निहित अधिकांश औषधीय शक्ति पहले ही लुप्त हो चुकी थी। इससे निकलने वाली हरी रोशनी अगले आधे घंटे तक बनी रही, उसके बाद ये धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी और रोशनी से ढका क्षेत्र सिकुड़ गया। आधे घंटे बाद अंततः एक धीमी आवाज के साथ मिक्स्ड बोन मोल्डिंग पिल पूरी तरह राख के ढेर में बदल गई और प्रकाश भी पूरी तरह से गायब हो गया। जब गोली गायब हो गई तो जियो मिंग ने भी राहत की सांस ली और फैली हुई आत्मिक शक्ति वापस आ गई। जमीन पर लौटते हुए जियाओ मिंग ने अपने बगल में जिया जिंगतियान को देखकर मुस्कुराया और कहा, उसके सभी घाव ठीक हो गए हैं, उसे बस थोड़ी देर आराम करने की जरूरत है और वह किसी से भी लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। उन शब्दों को सुनकर जिया जिंगतियान जोर से हंसा और कहा, मास्टर जियाओ मिंग, अगर आपको भविष्य में मदद की जरूरत हो तो बेझिझक मेरे पास आएं। जब तक मैं कर सकता हूं, मैं निश्चित रूप से आपकी मदद करूंगा। बस इन 2 दिनों में जियाओ मिंग ने छठे स्तर के कीमियागर के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसे एक ऐसी समस्या को हल करने में केवल कुछ दिन लगे थे जिसने शाही परिवार को वर्षों से परेशान किया था, और इस प्रक्रिया में उसने एक जोन ब्रेकिंग पिल को भी परिष्कृत किया था जिसके बारे में जिया जिंगतियान ने पहले केवल सुना था, लेकिन प्राप्त करने में असमर्थ था। यदि जियाओ मिंग शाही परिवार में सम्मानित अतिथि का पद ले सके और हर साल कुछ दिनों के लिए वहां रह सके, तो जियामा साम्राज्य की कई समस्याएं हल हो सकती थीं। इसके अलावा जियाओ मिंग भी अपने आप में बहुत मजबूत बन जाएगा। जिया जिंगतियान ने ये चीजें देखी, इसलिए वह हर बार जियाओ मिंग को देखकर बहुत उत्साहित हो जाता था। अगर कुछ आता है तो मैं स्वाभाविक रूप से एल्डर जिया की मदद लूंगा। मुझे उम्मीद है कि जब समय आएगा एल्डर जिया मना नहीं करेंगे। जियो मिंग ने मना नहीं किया, क्योंकि कीमियागरों के डरावने होने का कारण काफी हद तक प्रत्येक गोली के शोधन के बाद संचित कनेक्शनों पर निर्भर रहना था, जैसा कि इस मामले में है। जियो मिंग के शब्दों को सुनकर जिया जिंगतियान के चेहरे पर मुस्कान और भी गहरी हो गई। उसका पूरा बूढ़ा चेहरा पेड़ की छाल की तरह झुर्रीदार हो गया। जियो मिंग के मना न करने का मतलब था कि दोनों पक्ष एक अच्छे संबंध बनाए रख सकते हैं, और भविष्य में अगर उसने जियो मिंग से फिर से गोलियां परिष्कृत करने का अनुरोध किया तो वह सबसे अधिक संभावना से मना नहीं करेगा। जियाओ मिंग और जिया जिंगतियान के बीच बातचीत के दौरान शांत समुद्री स्केली जानवर की विशाल बंद पुतलियां खुल गईं। उसके शरीर से एक प्रचंड आभा निकली जिसने अंततः पूरे पहाड़ को अपने घेरे में ले लिया और असंख्य पक्षियों तथा उड़ने वाले जानवरों को चौंका दिया। हा, बहुत समय हो गया जब मैंने इतनी खुशी महसूस की थी। जब उसने अपना गुस्सा निकालना समाप्त कर लिया तो शांत समुद्री शल्कदार जानवर ने फिर से जियाओ मिंग को धन्यवाद दिया। विनम्रतापूर्वक उत्तर देने के बाद जियाओ मिंग वहां से चले गए। ... उस रात जियाओ मिंग ने उन 7 औषधीय जड़ी बूटियों को परिष्कृत किया जो जियान ने उसे गोली के रूप में दी थी, और उसके साथ कुछ समय बिताने के बाद वह अपने कमरे में चला गया। तभी वह बिस्तर पर बैठकर किताबें पढ़ने लगा और आधी रात का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद उसके सिर में एक गूंजती हुई आवाज के कारण जियाओ मिंग ने अपने हाथ में रखी किताब नीचे रख दी। डिंग! वर्तमान जीवन सिमुलेशन गिनती 1 के रूप में पता चला है। क्या आप जीवन सिमुलेशन शुरू करना चाहते हैं? जियाओ मिंग पहले से ही सिम्युलेटर से परिचित था और उसने सहजता से कहा, चलो शुरू करते हैं। सिमुलेशन शुरू होता है। दिन 1, आप अल्केमिस्ट एसोसिएशन की यात्रा करते हैं। दिन 2, दिन 30, आप और जियान मैजिक बीस्ट माउंटेन रेंज के बीच में हैं और एक 8 पत्ती वाले लोहे के स्केल फूल के पास आते हैं। इसके चारों ओर संरक्षक जादुई जानवरों को आतंकित करने के बाद आप 8 पत्ती वाले लोहे के स्केल फूल को लेते हैं और इसे अपनी अंगूठी में डालते हैं। ... दिन 409,
आपने जियामा साम्राज्य के टैगर रेगिस्तान में विंड फ्यूरी ड्रैगन फ्लेम की उपस्थिति के बारे में सुना है और आपको इस समाचार की प्रामाणिकता पर संदेह है। दिन 415 विंड फ्यूरी ड्रैगन फ्लेम की खबर की पुष्टि हो गई है, लेकिन विंड फ्यूरी ड्रैगन फ्लेम को बहुत पहले ही किसी और ने ले लिया है, जिस पर आप बस हंसते हैं और परवाह नहीं करते हैं। दिन 600 आप आत्माओं के हॉल के 2 रक्षकों का सामना करते हैं जो आपको पार करते हैं, और दूसरा पक्ष देखता है कि आपकी आत्मा शक्तिशाली है और उसके बुरे इरादे हैं। स्वर्गीय हंस के 9 स्तरीय पंखों द्वारा लाई गई गति के साथ आप आसानी से बच निकलते हैं। दिन 712 आपने जोन ब्रेकिंग पिल को सफलतापूर्वक परिष्कृत किया। दिन 900 कई रहस्यमय लोग आपको घेर लेते हैं और मांग करते हैं कि आप उन्हें प्राचीन देवता टोशे की जैद सौंप दें। दिन 1001 आपको जयानान अकादमी के तल पर एक डू वेनरेबले आत्मा और एक शिशुपतित हृदय ज्वाला के अवशेष मिले हैं। दिन 3650 आपने एक दिन साधना की है। सिमुलेशन का अंत, प्रतिभा आइटम का चयन किया जा रहा है। वर्तमान में उपलब्ध शिशु गिरे हुए हृदय की लौ, जोन ब्रेकिंग पिल, डू वेनरेबल के अवशेष। एक का चयन करें। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। छिपा हुआ शीर्षक, उपचार, शिशु का हृदय ज्वाला में गिर गया। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। 1 विंड फ्यूरी ड्रैगन फ्लेम BTTH मोबाइल गेम से एक स्वर्गीय ज्वाला। मेनू दिखाओ। उपन्यास बिन। उपन्यास BTTH लाइव सिम्युलेटर सिस्टम C113 स्वर्गीय ज्वाला का परिशोधन। अध्याय 113 स्वर्गीय ज्वाला का परिशोधन। विकल्पों को देखते हुए ज़ियाओमिंग ने जल्दबाजी में चुनाव नहीं किया, बल्कि सिम्युलेटर द्वारा बताई गई जानकारी को सरसरी तौर पर देखा। पवन रोष ड्रैगन ज्वाला। अपने होठों पर यह शब्द बुदबुदाते हुए ज़ियाओमिंग के दिमाग में इस स्वर्गीय ज्वाला के बारे में जानकारी प्रकट हुई। पवन रोष ड्रैगन ज्वाला स्वर्गीय ज्वाला रैंकिंग में 18वें स्थान पर थी, जो उसके पास मौजूद 10,000 जानवर ज्वाला से 4 स्थान ऊपर थी। ये प्राचीन रेगिस्तान में एक ज्वाला बवंडर की आंख में पैदा हुआ है। अन्य ज्वालाओं के विपरीत इसका कोई निश्चित स्थान नहीं है, लेकिन वर्ष के सबसे गर्म दिनों के दौरान रेगिस्तान में कहीं भी बेतरतीब ढंग से प्रकट होता है। जब इसे छोड़ा जाता है तो यह एक बवंडर का रूप ले लेता है, जिसमें हवा और आग का मिश्रण होता है, जिसमें सैकड़ों मीटर ऊंची लपटें होती हैं, जो एक विशाल अग्नि ड्रैगन की तरह गर्जना और चक्कर लगाती हैं, जिसमें इतनी विनाशकारी शक्ति होती है कि यह जहां से भी गुजरती है वहां को आग के समुद्र में बदल देती है। विंड फ्यूरी ड्रैगन फ्लेम पर दी गई जानकारी को देखते हुए ये स्पष्ट है कि इस प्रकार की लौ को ढूंढना बेहद मुश्किल है। आखिरकार ये स्थान में यादृच्छिक है, समय में यादृच्छिक है, और जरूरी नहीं कि यह एक निश्चित अवधि के लिए मौजूद हो। यदि कोई इसे पाना चाहता है तो ये लगभग पूरी तरह से भाग्य पर निर्भर है। ये पहली बार था जब ज़ियाओमिंग को सिम्युलेटर में इस प्रकार की ज्वाला का सामना करना पड़ा था। बेशक, क्योंकि जीवन सिम्युलेटर अक्सर सब कुछ संक्षेप में बताता था और आमतौर पर पाठ की पंक्तियों को छोड़ देता था, इसलिए ज़ियाओमिंग पहली बार इस स्वर्गीय ज्वाला का अनुकरण करने पर वास्तव में आश्चर्यचकित नहीं था। उन्हें केवल इस बात से थोड़ी निराशा हुई कि सिम्युलेटर में यह नहीं बताया गया था कि इस बार विंड फ्यूरी ड्रैगन फ्लेम कब और कहाँ दिखाई देगा। यदि ऐसा होता तो वह टैगर रेगिस्तान में जाकर अपनी किस्मत आजमाने के लिए कुछ दिन बिता सकते थे। लेकिन अब जब इसका उल्लेख नहीं किया गया है, तो यदि वह टैगर रेगिस्तान गए तो संभवतः ये समय की बर्बादी होगी। यदि उसके पास समय होता तो वह नीदर पॉइजन फ्लेम की तलाश में भी जा सकता था, जिसके मानचित्र में कम से कम उसका सटीक स्थान अंकित था। पिछले सिमुलेशनों में भी इसे वास्तविक दिखाया गया है। बेशक, अगर ज़ियाओमिंग सिम्युलेटर द्वारा उल्लिखित समय अवधि के दौरान स्वतंत्र और जियामा साम्राज्य में होता, तो वह अपनी किस्मत आजमाने के लिए टैगर रेगिस्तान में कुछ दिन बिता सकता था। अपना सिर हिलाते हुए और पवन रोष ड्रैगन ज्वाला के बारे में ज्यादा चिंता न करते हुए ज़ियाओमिंग ने कुछ और सोचा। तो वह प्राचीन भगवान की जैद
टॉशे प्राचीन देवता के जेड के कारण सिम्युलेटर में उनका कई बार सामना हुआ था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके पास यह है या नहीं, सिम्युलेटर के अनुसार वे उसे किसी भी तरह ढूंढ लेंगे। उन ग्रंथों को पढ़ने से ही वह उब गया। अगली बार जब मैं कबीले में वापस आऊंगा तो मैं इस टोशे प्राचीन देवता की जेड को अपने साथ ले जाऊंगा। ये भविष्य में बहुत उपयोगी हो सकता है। कम से कम इस टोशे प्राचीन देवता की जेड के बिना उस उनत्यान्डी व्यक्ति के लिए डू भगवान बनना असंभव होगा। जियाओ मिंग ने अपने दिल में एक निर्णय लिया। कृपया यथाशीघ्र कोई विकल्प चुनें। सिम्युलेटर की आवाज़ फिर से उसके दिमाग में गूंजने लगी। इस बार जियाओ मिंग ने सिस्टम की आवाज़ को नज़रअंदाज नहीं किया और इसके बजाय चुपचाप कहा, मैं शिशु पतित हृदय ज्वाला को चुनता हूँ। जैसे ही उसके मुंह से ये शब्द निकले, एक अदृश्य ज्वाला चुपचाप उसके सामने प्रकट हो गई। जियाओ मिंग के सामने गिरी हुई हृदय ज्वाला केवल उसके सिर के आकार की थी और उससे निकलने वाला तापमान उस 10,000 जानवरों की ज्वाला के समान था जिसका सामना जियाओ मिंग ने पहले किया था। इस शिशु ज्वाला में निहित ऊर्जा उसकी अधिक मदद नहीं कर सकती थी और डू सम्राट तक पहुंचने के लिए इस पर भरोसा करना असंभव था। इसके बजाय मुख्य लाभ ये होगा कि पतित हृदय ज्वाला की त्वरित साधना और डू क्यूई का ठोसीकरण प्रभाव होगा। यद्यपि शिशु पतित हृदय ज्वाला का तापमान परिपक्व ज्वाला जितना अधिक नहीं था, फिर भी इसका तापमान भयावह रूप से अधिक था। जैसे ही वह दिखाई दिया, आसपास का स्थान थोड़ा सा भ्रामक हो गया, लकड़ी का कमरा चरमराने लगा और एक क्षण में आग की लपटें दिखाई देने लगी। पतित हृदय ज्वाला की विशेषता भी प्रकट हुई और जियो मिंग के शरीर के अंदर एक हृदय ज्वाला प्रकट हुई। जियो मिंग ने जल्दी से अपनी आत्मा का उपयोग करके अपने शरीर के अंदर हृदय ज्वाला को निगल लिया और अपनी दाहिनी हथेली की एक लहर के साथ उसके हाथ में एक शुद्ध सफेद आत्मा प्रकट हुई। जैसे ही उसका मन चला, बर्फ गुंडू की एक धारा आत्मा के शरीर से स्थानांतरित हुई, जिसने जलने लगी लकड़ी को जमा दिया और केवल इतना ही नहीं, पूरा कमरा बर्फ की एक मोटी परत से ढक गया। ये बर्फ विशेषता डू क्यूई साधारण बर्फ डू क्यूई से कहीं बेहतर थी, जिसे जियाओ मिंग ने आत्मा को बर्फ विशेषता के स्वर्ग और पृथ्वी के आश्चर्य ठंडे बर्फ मज्जा को निगलने के निर्देश के बाद प्राप्त किया था। जियो मिंग के नियंत्रण में शिशु पतित हृदय ज्वाला के आसपास के तापमान को नियंत्रित करने में ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ेगा। गिरे हुए हृदय की ज्वाला को जलते रहने दिए बिना जियो मिंग का बायां हाथ थोड़ा सा खुल गया और लाल लपटों ने उसकी पूरी हथेली को ढाक लिया। जब उसने गिरे हुए हृदय की ज्वाला को हवा में उठाया, जब उसकी हथेली पुनः खुली तो उसकी हथेली में अंगूठे के आकार का एक दिव्य ज्वाला का फव्वारा प्रकट हुआ। जियाओ मिंग की वर्तमान शक्ति के साथ उसकी आत्मा ने एक स्वर्गीय ज्वाला को निगल लिया था, साथ ही अन्य विशेषताओं के स्वर्ग और पृथ्वी के अन्य आश्चर्यों को भी। उसे उतना सावधान रहने की आवश्यकता नहीं थी जितनी की तब थी जब उसने इस तरह की शिशु स्वर्गीय ज्वाला को निगल लिया था। ये भी कहा जा सकता है कि यह साधारण रूप से आसान था और बिल्कुल भी खतरनाक नहीं था। जियाओ मिंग को सीधे इस पतित हृदय ज्वाला स्रोत को आत्मा में भेजते हुए देखा जा सकता है। ये स्रोत फिर आत्मा के शरीर में समा गया। गिरे हुए हृदय की ज्वाला के गायब होने से कमरे का तापमान भी बहुत तेजी से गिरने लगा। जियाओ मिंग ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया और आत्मा को अपने शरीर में वापस लाने के बाद वह तुरंत बिस्तर पर बैठ गया और गिरे हुए हृदय की ज्वाला स्रोत को परिष्कृत करना शुरू कर दिया। जब से जियाओ मिंग ने स्वर्गीय ज्वाला को चुना, तब से लेकर जब तक उसने उसे अवशोषित नहीं किया, बहुत कम समय बीता। हालांकि फॉल इन हॉट फ्लेम की संक्षिप्त उपस्थिति से निकलने वाली आभा ने अभी भी कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया। जिया जिंग तियान, जो जोन ब्रेकिंग पिल लेने से पहले तैयारी कर रहा था, अचानक एक आभा को महसूस करके घबरा गया और बोला, यह अचानक उग्र आभा क्या है? क्या ये दिशा जियो मिंग है? मैं बाद में जाकर उससे पूछूंगा। बू हे, जो अभी तक जिया माँ पवित्र शहर से बाहर नहीं निकला था, क्या ये एक स्वर्गीय ज्वाला की आभा है? ये स्थान अभी भी शाही महल है, जियाओ मिंग का ही होगा, है न? लेकिन यह आभा कल की आभा से थोड़ी अलग कैसे है? क्या ये कोई दूसरी स्वर्गीय ज्वाला हो सकती है? बू हे अपने इस अनुमान से आश्चर्यचकित हुए बिना न रह सका। एक स्वर्गीय ज्वाला को ढूंढना पहले से ही बहुत कठिन है। दो की तो बात ही छोड़िए, मुझे लगता है कि मैंने अभी इसे गलत समझ लिया है। कुल मिलाकर चून की पतित हृदय ज्वाला थोड़े समय के लिए प्रकट हुई थी और शीघ्र ही जियाओ मिंग की आत्मा शरीर में समा गई थी। यद्यपि इसने अभी भी दूसरों का ध्यान आकर्षित किया, फिर भी बहुत से लोगों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। ... जैसे जैसे रात बीतती गई, जियाओ मिंग, जिसकी सांसें काफी बढ़ गई थी, ने अपनी आंखें खोली और उसकी कोयले जैसी काली पुतलियों में दो अजीब लपटें टिमटिमाने लगीं। 9 सितारा डू राजा,
ये शिशु स्वर्गीय ज्वाला वास्तव में मुझे डू सम्राट तक पहुंचने में मदद नहीं कर सकती। हल्की आह भरते हुए जियाओ मिंग खड़ा हुआ और अपनी हथेली को लहराया, और कमरे के अंदर सारी बर्फ जो पिछली रात कमरे में आग लगने से बचाने के लिए बची हुई थी, गायब हो गई। ऐसा करने के बाद जियो मिंग ने कमरे का दरवाजा खोला और जियान के कमरे में चली गई और उसे आवाज दी। अपनी आंखें रगड़ते हुए जियान ने कुछ जिज्ञासा के साथ पूछा, जियो मिंग, तुमने कल रात क्या किया? जियाओ मिंग थोड़ा उलझन में दिखी, फिर उसे समझ में आया कि जियान किस बारे में बात कर रही थी और वह हंस पड़ी। कल मेरी फसल अच्छी हुई, मैं अभी अभी 9 सितारा डोकिंग तक पहुंचा हूं, क्या यह अच्छी बात नहीं है? जियान लापरवाही से पूछ रहा था, इसलिए उसे परवाह नहीं थी कि यह सच है या नहीं। इसके बजाय उसने पूछा, तो आज हम कहाँ जा रहे हैं? आपने पहले ही गोलियों को परिष्कृत कर लिया है, क्या आप औषधीय जड़ी बूटियों की तलाश में मेरे साथ चलेंगे? क्या मैंने कल तुम्हारे लिए 7 औषधीय जड़ी बूटियां नहीं बनाई थी? तुम अभी भी औषधीय जड़ी बूटियां ढूंढने के बारे में क्यों सोच रहे हो? जियाओ मिंग ने अवाक होकर कहा, चलो आज अल्केमिस्ट एसोसिएशन चलते हैं और फिर कुछ दिनों में मैजिक बीस्ट माउंटेन रेंज पर चलते हैं। जितना अधिक उतना बेहतर। जियान ने अपनी जीभ बाहर निकाली। जियो मिंग के शब्दों ने उसे याद दिला दिया था, इसलिए उसने अपनी भंडारण अंगूठी से औषधीय गोलियों से भरी एक सेट शीशी निकाली और अपने नाश्ते का आनंद लेना शुरू कर दिया। जियान को देखते हुए, जो अपनी गोलियां खाते हुए अच्छे मूड में थी, जियाओ मिंग ने आह भरी, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान छा गई। मास्टर जियाओ मिंग, क्या आप पहले ही जा रहे हैं? जिया जिंगतियान ने जियाओ मिंग को देखा, जो सुबह सुबह ही विदा ले रहा था और उसके चेहरे पर आश्चर्य झलक रहा था। ये सही है एल्डर जिया, आपने मुझे जो काम सौंपा था मैंने उसे पूरा कर लिया है। साथ ही मास्टर फामा ने मुझे कुछ कीमिया अनुभव का आदान प्रदान करने के लिए आमंत्रित किया है, इसलिए यह मास्टर कुछ और दिनों के लिए महल में रह सकते हैं, यह हमें अधिक बार मेजबानी करने दें। अपने बगल में याओ ये को देखते हुए जिया जिंगतियान ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, हे कोई ज़रूरत नहीं, इन दिनों मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया जा रहा है। जियो मिंग ने अपना हाथ हिलाया और कहा। जब जियाओ मिंग जाने वाला था, तभी जिया जिंगतियान ने जियाओ मिंग से पूछा कि कल रात क्या हुआ था। जवाब में जियाओ मिंग ने अभी भी इस तथ्य का इस्तेमाल बहाने के रूप में किया कि उसे अपनी साधना में सफलता मिली थी। जब जिया जिंगतियान ने ये सुना, तो उसने निश्चित रूप से जियाओ मिंग की प्रशंसा करने का अवसर लिया। मेनू दिखाओ। उपन्यास बिन। उपन्यास BTTH लाइव सिम्युलेटर सिस्टम C114 अल्केमिस्ट एसोसिएशन। अध्याय 114 कीमियागर एसोसिएशन। एक चौराहे पर एक बहुत बड़ी इमारत स्थापित की गई थी जो पूरे साल धुएं से ढकी रहती थी। भव्य द्वार के शीर्ष पर अल्केमिस्ट एसोसिएशन लिखे 2 प्राचीन शब्द चांदी की रोशनी से चमकते हैं, जिससे राहगीर आश्चर्य से अपनी आंखें घुमा लेते हैं। जेयामा साम्राज्य के कीमियागरों के मुख्यालय के रूप में यहाँ आने पर शाही परिवार के राजा को भी विनम्र होना पड़ता था। आखिरकार इस इमारत में रहने वाले लोगों द्वारा उत्पन्न की जाने वाली तरंगें पूरे साम्राज्य को हिला देने के लिए पर्याप्त थी, और यही ही नहीं था कि यह डुक्वी महाद्वीप का सबसे प्रतिष्ठित पेशा था। अल्केमिस्ट एसोसिएशन के विशाल द्वार के बाहर अल्केमिस्ट, जिन्हें आम दिनों में देखना काफी मुश्किल होता था, घूम रहे थे। सभी ने अलग अलग रंगों के अल्केमिस्ट के वस्त्र पहने हुए थे, गर्व से अपनी स्थिति का बखान कर रहे थे। एसोसिएशन का मुख्य कार्य जनता को उत्पादों और सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करना है। दरवाजे के बाहर खड़े होकर जियो मिंग ने राजसी अल्केमिस्ट मुख्यालय को देखा और प्रशंसा में अपना सिर हिलाया। क्या वह बूढ़ा आदमी जिसे तुम खोज रही हो यही रहता है? जियाओ मिंग के बगल में खड़े होकर जियान ने अपना सिर उठाया और अल्केमिस्ट एसोसिएशन की ओर देखा, जो सामान्य से अधिक भीड़भाड़ वाला था, और पूछा, ठीक है मास्टर फामा, कीमियागर एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में स्वाभाविक रूप से यहाँ हैं। जियो मिंग ने अपना सिर हिलाया और अपनी स्टोरेज रिंग के अंदर से कीमियागर बैज निकाला। जेयानान अकादमी द्वारा प्रमाणित 6ठे स्तर के कीमियागर के रूप में जियाओ मिंग के पास स्वाभाविक रूप से एक कीमियागर की पोशाक और बिल्ला भी था। बात सिर्फ इतनी थी कि कीमियागर की पोशाक बहुत चमकदार थी और जियाओ मिंग आमतौर पर इसे नहीं पहनता था, लेकिन अब जब वह मास्टर फामा से मिलने के लिए कीमियागर मुख्यालय में प्रवेश करने जा रहा था, तो उसे स्वाभाविक रूप से खुद को पहचानना था। पिल्टोवर के महान प्रभाव के कारण कीमियागरों के वस्त्रों की शैलियाँ पूरे डुक्वी महाद्वीप में भिन्न हो सकती हैं, लेकिन वे सभी बहुत समान हैं, और बैज सभी एक जैसे हैं, जिनमें एक औषधीय कड़ाही और चांदी के रंग की लहरें हैं। हालांकि
कुछ कीमियागर स्तरों के बैच पर अलग अलग रंग होंगे। उदाहरण के लिए, ज़ियाओ मिंग एक छठी श्रेणी का कीमियागर था और उसके सीने पर लगे बैच पर प्राचीन औषधीय कड़ाही पर 6 अजीब सुनहरी टिमटिमाती हल्की लहरें थीं। इस तरह का कीमियागर बैच बनाना बहुत कठिन है और जो लोग इसकी नकल करने की क्षमता रखते हैं वे ऐसा नहीं कर पाएंगे। आखिरकार, यह कोई गौरवशाली चीज नहीं थी और इसे खोजना बहुत आसान था, जिससे सभी कीमियागरों को ठेस पहुंचती। जियो मिंग ने कीमियागर का बैज अपनी छाती पर लगाया और जियान को उसके सामने कीमियागर मुख्यालय की ओर ले गया। वहां से गुजरने वाले किसी भी व्यक्ति को जियो मिंग और जियान की हरकतों की परवाह नहीं थी। आखिरकार, कीमियागर मुख्यालय हर दिन आने जाने वाले लोगों से भरा रहता था, चाहे वे कीमियागर हों या नहीं। कीमियागरों के मुख्यालय के गार्ड को इसकी आदत थी, लेकिन अपनी पेशेवर आदतों के कारण वह जियो मिंग की छाती को देखता रहा। इस नज़र से वह इतना हैरान हुआ कि उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसने ऊंची आवाज में कहा, 1, 2, 5, 6 लहरें, 6 कीमियागर। गार्ड ने चिल्लाना समाप्त कर दिया था और वह ज़ियाओ मिंग के सामने आ गया और उन दोनों को रोक दिया। गार्ड की चीख ने अन्य लोगों का ध्यान आकर्षित किया। गार्ड की आवाज का अनुसरण करते हुए उन्होंने ज़ियाओ मिंग की छाती पर प्रतीक चिन्ह भी स्पष्ट रूप से देखा। इसके तुरंत बाद आश्चर्य से चिल्लाने की आवाज गूंजी, वाह, ये तो सचमुच 6 लहरें हैं। 6 स्तरीय मास्टर कीमियागर। इतना युवा 6 स्तरीय कीमियागर। ये बैच नकली नहीं हो सकता, है न? मैं तो किसी प्रथम स्तरीय कीमियागर के बारे में भी नहीं जानता जो इतना युवा हो, किसी ने पूछा। लेकिन ये बैच तो नकली नहीं लग रहा है, भीड़ में लहराते बैच वाले एक कीमियागर ने कहा। एक कीमियागर के रूप में किसी बैच की प्रामाणिकता को पहचानना उसके लिए आसान था, और भले ही वह निम्न स्तर का था, फिर भी वह स्वाभाविक रूप से पहचान सकता था कि बैच असली है या नकली। दर्शकों में से एक से अधिक कीमियागरों ने भी उनकी बातों पर अपना सिर हिलाया। ये कीमियागर बिल्ला वास्तव में नकली नहीं लग रहा था। ज़ियाओ मिंग को रोकने वाले गार्ड को अचानक उन कीमियागरों की प्रतिक्रिया देखकर थोड़ा असहज महसूस हुआ। उसने ज़ियाओ मिंग को केवल इसलिए रोका था क्योंकि उसे लगा कि बैच शायद नकली था। आखिरकार, ज़ियाओ मिंग बहुत छोटा दिखता था, सिर्फ एक किशोरी। वह छठी श्रेणी का कीमियागर कैसे हो सकता है? नकली बैच पहनना सभी कीमियागरों को भड़का रहा था, इसलिए अगर उसने किशोर को अंदर आने दिया तो किशोर को सबक सिखाया जाएगा, और ये तो छोड़िए कि उसे खुद भी सजा मिलेगी। लेकिन अब किसी ने कहा कि कीमियागर बिल्ला असली था, तो उसे क्या करना चाहिए? सौभाग्य से जियो मिंग ने उसके लिए चीजों को मुश्किल नहीं बनाया और अपने दाहिने हाथ को ऊपर उठाने के साथ एक वास्तविक एकत्रित आग उसके हाथ में संघनित हो गई। क्या मैं अब अंदर आ सकता हूँ? उद्धरण चिन्ह ... आह, हाँ, ये ठीक है। असली आग को देखते हुए गार्ड को होश आया और उसने जल्दी से अपने चेहरे पर एक सुखद मुस्कान के साथ सिर हिलाया। वास्तविक एकत्रित आग को हटाते हुए जियो मिंग जियान को दरवाजे की ओर ले गया। जैसे ही ज़ियाओ मिंग ने जियान के साथ अल्केमिस्ट एसोसिएशन के दरवाजे में प्रवेश किया, प्रवेश द्वार पर दर्शकों की भीड़ ने अचानक गर्जना की। मैंने इसे गलत नहीं समझा, है न? वास्तविक एकत्रित अग्नि को बुलाना, यह एक ऐसा साधन है जो केवल चौथे स्तर के कीमियागर या उससे ऊपर के ही पास हो सकता है। एक चौथे दर्जे का कीमियागर, तो वह वास्तव में एक छठी श्रेणी का कीमियागर है। आह, मुझे याद है, मैंने म्यू कबीले के एल्डर म्यू से सुना था कि शाही महल के अंदर एक मास्टर कीमियागर था जिसने गोलियों को परिष्कृत करके स्वर्ग और पृथ्वी का वह दृश्य उत्पन्न किया था, इसलिए वह मास्टर ज़ियाओ मिंग हो सकता है जिसने कल वह दृश्य उत्पन्न किया था। छाती पर 3 रेखाओं वाले एक बुजुर्ग ने अपना सिर थपथपाया और कहा जैसे कि उसे अचानक एहसास हुआ हो। क्या आप एल्डरली नहीं हैं? मैंने सुना है कि आप म्यू परिवार में अतिथि हैं। क्या आप बता सकते हैं कि आपको अच्छी जानकारी है? हे, बेशक मैं कर सकता हूँ, यह मास्टर ज़ियाओ मिंग। ज़ियाओ मिंग को बाहर हो रहे हंगामे का पता नहीं था, न ही उसे इसकी परवाह थी। जैसे ही वह मुख्यालय के दरवाजे में दाखिल हुआ, उसे एक गोली की तेज सुगंध महसूस हुई, जिससे व्यक्ति हल्का सा सांस लेने से खुद को रोक नहीं सका। कीमियागर गिल्ड के अंदर का क्षेत्र बहुत विशाल था। पूर्वी लॉबी में कई सावधानीपूर्वक निर्मित हरे ग्रेनाइट के चौकोर मंच थे और उन प्लेटफार्मों के पीछे कुछ कीमियागर थे। मंचों के ऊपर कई प्रकार की औषधीय सामग्रियां, जेड की बोतलें, नुस्खे और अन्य चीजें रखी हुई थीं। दक्षिणी हॉल में कई औषधीय कड़ाहे जल रहे थे और उनके पीछे कुछ कीमियागर गंभीर चेहरे के साथ आग पर नियंत्रण कर रहे थे। उनके चारों ओर निम्न स्तर के कीमियागर खड़े थे, जो एक दूसरे की ओर इशारा कर रहे थे और धीमी आवाज में गोली शोधन के अपने अनुभवों का आदान प्रदान कर रहे थे।
पश्चिमी हॉल निश्चित रूप से अन्य दो हॉलों की तुलना में अधिक शांत था। गलियारे में ऐसे पहरेदार खड़े थे मानो केवल कुछ निश्चित स्तर तक पहुंचे हुए कीमियागर ही वहां प्रवेश करने के योग्य हों, और कुछ निम्न स्तर के कीमियागर समय समय पर वहां से गुजरते और आश्चर्य और ईर्ष्या से भरी निगाहें डालते। जियो मिंग ने धीरे से हॉल में प्रवेश किया, चारों ओर देखा, एक पल के लिए सोचा, और मास्टर फामा को खोजने के लिए जल्दी नहीं किया, लेकिन आगे बढ़ गया और जियान को उस क्षेत्र की ओर ले गया जहां तत्वों का आदान प्रदान किया गया था। अल्केमिस्ट एसोसिएशन की उनकी यात्रा का उद्देश्य न केवल फामा के साथ कीमिया के अनुभवों का आदान प्रदान करना था, बल्कि कुछ खोजना भी था। पूर्वी क्षेत्र का दौरा करते हुए जियाओ मिंग धीरे धीरे विभिन्न चौकोर मंचों के बीच चला गया और विभिन्न दुर्लभ औषधीय जड़ी बूटियों और अन्य वस्तुओं को उत्सुकता से देख रहा था, जो उसके पास भी नहीं थी। यद्यपि इस क्षेत्र को विनिमय क्षेत्र कहा जाता था, लेकिन यहाँ के विक्रेता कुछ बाजारों की तुलना में ज्यादा चिल्लाते नहीं थे। वे दोनों चुपचाप कुर्सी पर बैठे रहते और समय समय पर इधर उधर देखते रहते। केवल तभी जब उन्हें लगता था कि दूसरे पक्ष के पास कुछ पृष्ठभूमि हो सकती है, तो कुछ कीमियागर उठकर उनसे बात करते थे। हालांकि अधिकांश समय वे आलस से अपनी कुर्सियों पर पीछे की ओर झुके रहते थे तथा उन्हें देखने वालों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते थे। ये आलसी दिखने वाले लोग सामान बेचने वाले व्यापारियों की तरह बिल्कुल भी नहीं दिखते थे। बेशक वे नहीं थे, उन्हें व्यापारियों की तरह सोने की नहीं, बल्कि वस्तु विनिमय की जरूरत थी। यदि कोई औषधीय जड़ी बूटियां या गोलियां प्राप्त करना चाहता है, तो उसके पास कोई विदेशी और कीमती चीज होनी चाहिए जिसमें उसकी रुचि हो। जियो मिंग की छाती पर लगे बैज ने कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया, लेकिन वे लोग केवल आश्चर्यचकित और हैरान थे, और किसी ने भी उसे परेशान करने की हिम्मत नहीं की। केवल कुछ ही लोगों ने जियो मिंग को देखने के बाद आश्चर्य और विस्मय की मुद्रा प्रकट की। जाहिर है, वे सभी जानकार लोग थे जिन्होंने बाहर ली उपनाम वाले बूढ़े व्यक्ति की तरह जियो मिंग के नाम के बारे में सुना था और अब जियो मिंग की पहचान का अनुमान लगा लिया था। ... अपने आसपास की निगाहों को अनदेखा करते हुए जियो मिंग जियान का छोटा सा हाथ थामे हुए आगे बढ़ता गया और अंततः एक सुदूर कोने के पास अपनी यात्रा का उद्देश्य पा गया। इस सुदूर कोने में एक टूटी फूटी पत्थर की मेज थी और उसके पीछे एक दुबला पतला आदमी बैठा था जिसका चेहरा काफी दुखी था। चून की मेज पर रखी औषधीय जड़ी बूटियां बहुत दुर्लभ नहीं थीं, इसलिए बहुत कम लोग उन्हें देखने आते थे, इसलिए उसके चेहरे पर थोड़ी खटास थी। जब उसने जियाओ मिंग को देखा, जो धीरे धीरे उसकी ओर आ रहा था, तो वह पहले तो शून्य से देखता रहा, और जब उसकी नज़र अपनी छाती पर लगे छठेटिए कीमियागर बैज पर पड़ी, तो उसकी आंखों में सदमे, संदेह और विस्मय जैसी भावनाओं का मिश्रण दिखाई दिया। जब जियाओ मिंग उसके पास पहुंचा, तभी उसे होश आया। हालांकि उसके सिर में कई संदेह थे, फिर भी वह जल्दी से खड़ा हो गया और जियाओ मिंग को चापलूसी भरी नजरों से देखते हुए कहा, गुरुजी, आपको किन चीजों में रुचि थी? अपने सामने खड़े आदमी की ओर देखते हुए जियाओ मिंग मुस्कुराया और बोला, तुम अभी भी एक कीमियागर प्रशिक्षु हो, है ना? एक नज़र में देखे जाने पर आदमी ने अजीब तरह से सिर हिलाया और जियाओ मिंग के युवा चेहरे को कुछ ईर्ष्या के साथ देखा और यह कहते हुए कड़वी मुस्कान बिखेरी, हाँ, मेरी गोली शोधन प्रतिभा अच्छी नहीं है और मेरे पास कोई गुरु नहीं है, इसलिए इतने सालों की साधना के बाद भी मैं अभी भी एक प्रशिक्षु कीमियागर के स्तर पर अटका हुआ हूँ, और मैं आमतौर पर साधना संसाधन प्राप्त करने के लिए केवल यहाँ एक स्टैंड ही लगा सकता हूँ। गुरु के विपरीत आप इस उम्र में छठे स्तर पर पहुँच चुके हैं। ओह! ये देखकर कि उस आदमी के शब्द अचानक समाप्त हो गए, जियो मिंग मुस्कुराया और चिंतित नहीं था। इतनी कम उम्र में उसका छठा स्तर वास्तव में कई लोगों को अविश्वसनीय महसूस कराएगा। उनके दिलों में भ्रम या अन्य भावनाएं होना सामान्य बात थी। औषधीय जड़ी बूटियां जो जैड जार में थीं और थोड़ी मुरझाई हुई भी लग रही थी, वे स्वाभाविक रूप से जियाओ मिंग का ध्यान आकर्षित नहीं कर सकती थी, इसलिए उन्हें स्वचालित रूप से छोड़ दिया गया। उसकी नज़रें धीरे धीरे पत्थर के मंच पर रखी वस्तुओं पर घूम रही थी और अंततः एक कोने में पड़े टूटे हुए काले जैड के टुकड़े पर रुक गईं, जो बहुत प्रभावशाली नहीं था। इस बार जियाओ मिंग का लक्ष्य यही था। उसने लापरवाही से उसे अपने हाथ में पकड़ा, लेकिन जैड का टुकड़ा उसके हाथ में चिकना नहीं था, बल्कि छोटे छोटे कणों से ढका हुआ था, मानो वह अच्छी सामग्री से नहीं बना था। जैड के टुकड़े के शीर्ष पर भी कुछ हल्की दरारें थीं, और दरारों के बीच वास्तव में रेत और गंदगी थी। जैड के टुकड़े की जांच करने के बाद जियो मिंग ने कुछ और नहीं चुना और उस आदमी की तरफ देखा, जिसने उसे सांस रोककर देखा और धीरे से मुस्कुराया और कहा, ये टुकड़ा मैं ले लूंगा, क्या आप इसे बदलना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं? आप कीमत बताएं। मास्टर, मैं इसे तीसरी श्रेणी की गोली के बदले में लेना चाहता हूँ।
उसके शब्दों पर उस आदमी की आत्मा खड़ी हो गई और बोली। ज़ियाओ मिंग का उद्देश्य स्पष्ट था। अगर वह एक असली छठी श्रेणी का कीमियागर था तो जैक का ये टुकड़ा एक अच्छी वस्तु होनी चाहिए। वह बस इसे पहचान नहीं पाया, इसलिए उसने ये कीमत मांगी। बेशक वह जानता था कि यह कीमत उसके लिए बहुत ज्यादा थी, लेकिन एक छठे स्तर के कीमियागर के लिए ये वास्तव में सागर में एक बूंद के समान थी। जियो मिंग को इस कीमत पर कोई आपत्ति नहीं थी और उसके हाथ में मौजूद सामान को अपनी स्टोरेज रिंग में रखने के बाद उसने धीरे से गोलियों की एक बोतल निकाली और उसे उस आदमी की ओर फेंकते हुए कहा, यह एक तृतीय स्तरीय स्पिरिट एनहांसर पिल है। ये डू मास्टर की डूकी हुई साधना को बढ़ा सकती है। यह एक नुस्खा है जिसे मैंने अपने खाली समय में बनाया है। गोली पर एक नज़र डालें। यद्यपि वह केवल एक प्रशिक्षु कीमियागर था, फिर भी वह गोली की प्रामाणिकता को पहचान सकता था और एक क्षण बाद उस आदमी के चेहरे पर ऐसी खुशी थी जिसे छिपाना मुश्किल था। ये वास्तव में एक तृतीय श्रेणी की गोली थी, एक गोली जो डूकी हुई साधना को बढ़ा सकती थी। उसी स्तर की अन्य गोलियों की तुलना में बहुत अधिक महंगी थी। टूटे हुए जैक के टुकड़े को, जिसके बारे में उसे नहीं पता था कि वह क्या है, इस गोली के बदले में देकर वह वास्तव में भाग्यशाली था। तथ्य यह है कि ज़ियाओ मिंग ने कहा कि यह गोली उसकी अपनी रेसिपी है। इसका मतलब है कि वह गोली शोधन में बेहद कुशल था और एक वास्तविक मास्टर कीमियागर होना चाहिए। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने इस बारे में सोचा और जल्दी से सम्मानपूर्वक झुका, भले ही ज़ियाओ मिंग पहले ही दूर हो चुका था। एक्सचेंज क्षेत्र से जियान के साथ निकलने के बाद वह दालान में फामा से मिला। दालान में फामा को घेरे हुए कई चौथे दर्जे के कीमियागर थे जो धीमी आवाज में उससे बातचीत कर रहे थे, मानो उससे किसी चीज के बारे में सलाह मांग रहे हों। आसपास के कई कीमियागर इकट्ठा नहीं हुए, बल्कि वे गुप्त रूप से फामा और अन्य लोगों पर ध्यान देते रहे। फामा, जो बात कर रहा था, ने जियो मिंग की निगाहों को देखा और आसपास के चौथे स्तर के कीमियागरों से बात करने के बाद वह दूसरों की उत्सुक निगाहों के बीच जियो मिंग की ओर चला गया। वह चलते हुए हंसा भी, हे, अभी अभी मैंने अपने अधीनस्थों से सुना कि वे एक युवा छठी श्रेणी के कीमियागर से मिले थे, इसलिए मैं जल्दी से बाहर निकल गया और ऐसा लगता है कि मेरा अनुमान सही था कि यह व्यक्ति वास्तव में आप ही होंगे, मास्टर ज़ियाओ मिंग। जब आप कीमियागर एसोसिएशन में आए तो मास्टर ज़ियाओ मिंग ने मुझे सीधे रिपोर्ट करने के लिए किसी को क्यों नहीं भेजा? मुझे एक्सचेंज क्षेत्र में कुछ रुचि थी, इसलिए मैंने घूमने के लिए समय निकाला और सोचा कि मैं बाद में मास्टर फामा से मिलूंगा। जियो मिंग ने मुस्कुराते हुए समझाया। मास्टर फामा और ज़ियाओ मिंग के बीच बातचीत ने कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया। कई कीमियागर जो अपने स्वयं के मामलों पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे, उन्होंने उस समय ज़ियाओ मिंग का बैज नहीं देखा था, लेकिन अब जब उन्होंने इसे करीब से देखा तो वे अचंभित हो गए। क्या कोई गलती हुई थी? एक युवा छठी श्रेणी का कीमियागर फामा के मौके पर होने के कारण किसी ने भी ज़ियाओ मिंग के स्तर की प्रामाणिकता पर सवाल नहीं उठाया, सिवाय इसके कि ज़ियाओ मिंग ने उन्हें जो झटका दिया वह इतना बड़ा था कि कुछ लोग सीधे अपने जीवन पर संदेह करने लगे। बेशक ये उन लोगों के विचार थे जिन्हें ज़्यादा जानकारी नहीं थी। जो लोग इस बारे में अच्छी तरह से जानते थे, उन्हें भी अपने जीवन पर संदेह था, लेकिन क्योंकि उन्होंने बहुत पहले ही यह खबर सुन ली थी, इसलिए उन्होंने इस समय सामान्य व्यवहार किया। थोड़ी देर की बातचीत के बाद फामा ने ज़ियाओ मिंग को अपने कार्यालय में आमंत्रित किया। मेनू दिखाओ। उपन्यास बिन। उपन्यास BTTH लाइव सिम्युलेटर सिस्टम C115 नालंजी दरवाजे पर आती है। अध्याय 115 नालंजी दरवाजे पर आती है। मास्टर फामा का कार्यालय असामान्य रूप से विशाल था, जिसमें एक छोटा बैठक कक्ष था और ज़ियाओ मिंग और जियान के लिए एक कप चाय बनाने के बाद फामा एक महंगी लकड़ी की कुर्सी पर बैठ गए और ज़ियाओ मिंग के साथ कुछ कीमिया विषयों पर चर्चा करना शुरू कर दिया, जैसे कि वास्तव में उनके पास अनुभवों का आदान प्रदान करने के अलावा कोई अन्य उद्देश्य नहीं था। आदान प्रदान मुख्य रूप से ज़ियाओ मिंग बात कर रहा था और फामा सुन रहा था, लेकिन निश्चित रूप से फामा की भी अपनी राय थी। केवल फामा ने ज़ियाओ मिंग जितना नहीं कहा और आदान प्रदान केवल दोपहर में बंद हो गया। इस दौरान जियान उब गया और ज़ियाओ मिंग के शरीर पर सो गया। ये देखकर उसने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया और उसका छोटा सिर अपनी गोद में रख लिया। ज़ियाओ मिंग फामा के साथ इस आदान प्रदान से बहुत संतुष्ट था। हालांकि फामा का स्तर उसके जितना ऊंचा नहीं था, लेकिन आखिरकार वह कई वर्षों से 5वीं श्रेणी के कीमियागर में डूबा हुआ था और कीमिया में उसका आजीवन अनुभव उसके 10 साल से कम कीमिया के संपर्क के साथ तुलनीय नहीं था। इसलिए ज़ियाओ मिंग को इस आदान प्रदान से अभी भी कुछ लाभ हुआ। ज़ियाओ मिंग को कुछ लाभ हुआ था, फामा की तो बात ही छोड़ी, जिसका स्तर उससे निम्न था। इस आदान प्रदान के बाद उनकी कई समस्याएं हल हो गईं।
उसने पहले भी जियामा साम्राज्य के एकमात्र छठे दर्जे के कीमियागर गुहे के साथ आदान प्रदान किया था, लेकिन उसे इस बार जितना लाभ नहीं हुआ था। ये स्पष्ट था कि जियाओ मिंग की कीमिया गुहे से ऊपर थी। जियाओ मिंग गुहे से बहुत छोटा था, मुश्किल से किशोरावस्था में था, और इतनी कम उम्र में उसकी उपलब्धि को केवल उसकी असाधारण प्रतिभा से नहीं समझाया जा सकता था। उन्होंने कीमिया की कला में कड़ी मेहनत की होगी, इसलिए अपनी कुर्सी पर बैठे हुए फामा ने एक आह के साथ कहा, जब सभी ने आपको देखा मास्टर जियो मिंग, वे केवल आपकी प्रतिभा पर आश्चर्यचकित थे, यहाँ तक कि मैंने भी, लेकिन इस आदान प्रदान के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं बहुत अदूरदर्शी था जो केवल आपकी प्रतिभा पर विचार कर रहा था कि आप इस बिंदु तक पहुँच गए हैं। जवाब में जियाओ मिंग थोड़ा मुस्कुराया और कोई जवाब नहीं दिया। ये देखने के बाद फामा ने जियाओ मिंग के चरित्र की अधिक से अधिक प्रशंसा की। इसके बारे में सोचने के बाद फामा ने कहा, मुझे नहीं लगता कि मास्टर जियाओ मिंग जियामा साम्राज्य में किसी भी सेना में शामिल हो गए हैं। क्या आपके पास किसी भी सेना में शामिल होने की कोई योजना है? फामा को ये पूछते हुए सुनकर जियो मिंग थोड़ा हंसा और कहा, हाँ, मुझे नहीं पता कि मेरे परिवार को एक ताकत माना जाता है या नहीं। अगर आपको कुछ कहना है तो मास्टर फामा इसे सीधे कह सकते हैं। वास्तव में मैं आपको अल्केमिस्ट एसोसिएशन में शामिल होने के लिए आमंत्रित करना चाहता हूँ। ओह, अल्केमिस्ट एसोसिएशन में शामिल होने के कई लाभ हैं। बेशक वे साधारण चीजें निश्चित रूप से आपके लिए आकर्षक नहीं हैं। हालांकि यदि आप अल्केमिस्ट एसोसिएशन में शामिल होते हैं तो आप तुरंत एसोसिएशन के ग्रैंड एल्डर बन जाएंगे और एसोसिएशन आपके कबीले को कुछ सुविधाएं दे सकता है। औषधीय जड़ी बूटी पुस्तकालय और औषधीय नुस्खा पुस्तकालय जो जियामा साम्राज्य अल्केमिस्ट एसोसिएशन ने वर्षों से बनाया है, वह भी तुरंत आपके लिए खुल जाएगा। ये देखा जा सकता था कि फामा ने जियाओ मिंग को बहुत अनुकूल उपचार दिया था। हालांकि ये सौदा जियाओ मिंग के लिए लाभदायक हो सकता है, लेकिन फिर भी वह फामा की ओर मुड़ा और पूछा, इतने अनुकूल व्यवहार के साथ मुझे कुछ और भी करना होगा, है ना? ओह, ये वास्तव में कुछ भी नहीं है। मैं कुछ और दिनों के लिए आपके साथ सलाह का आदान प्रदान करना चाहता हूँ। बस कि नहीं, कीमियागरों के मुख्यालय में कीमियागरों के सामने। जियो मिंग समझ गया, फामा उससे ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश नहीं कर रहा था। ये कहकर कि वह दर्शकों के सामने ऐसा करना चाहता था, वह वास्तव में कीमियागर संघ के कीमियागरों को कुछ सबक देना चाहता था। फामा के उद्देश्य को जानकर जियो मिंग अपने दिल में सोचने से खुद को रोक नहीं सका, मास्टर फामा एक अच्छे अध्यक्ष हैं। जियाओ मिंग को अपने विचारों में डूबा देख फामा ने उसे परेशान नहीं किया। वास्तव में जियाओ मिंग के विचार के अनुसार था। वह सिर्फ जियामा साम्राज्य के कीमियागरों के लिए कुछ लाभ प्राप्त करना चाहता था। अगर जियाओ मिंग कीमियागर एसोसिएशन को कुछ सबक दे सके जैसा कि उसने आज सुबह उसके साथ आदान प्रदान के दौरान किया था, तो इन कीमियागरों को निश्चित रूप से बहुत कुछ हासिल होगा। इन कुछ सबकों को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। कभी कभी कुछ सलाह उन कीमियागरों को बहुत कम असफलताएं झेलने के लिए मजबूर कर सकती है, और इस तरह कीमियागर एसोसिएशन के पास भविष्य में अधिक अनुभवी कीमियागर होंगे। बेशक इस कारण के अलावा जियाओ मिंग कीमियागरों को सबक देकर भी अपनी प्रतिष्ठा बढ़ा सकता था। जब समय आएगा और फामा जियाओ मिंग को ग्रैंड एल्डर का दर्जा देंगे तो ये पहले से ही उचित होगा। जियाओ मिंग ने इसके बारे में सोचा और महसूस किया कि वह किसी नुकसान में नहीं है। अल्केमिस्ट एसोसिएशन जियामा साम्राज्य में एक तटस्थ शक्ति थी और बहुत प्रतिबंधात्मक नहीं थी, इसलिए इसमें शामिल होने से उसे कुछ भी नहीं खोना था। इसलिए उसने अपना सिर हिलाया और कहा, ऐसी स्थिति में मैं एसोसिएशन में शामिल हो जाऊंगा। ... जियाओ मिंग ने फामा के अनुरोध पर सहमति जताने के बाद अगले 2 दिनों में उसने जियामा पवित्र शहर में मौजूद सभी कीमियागरों को 2 पाठ पढ़ाए। इस कदम के कारण छठे स्तर के कीमियागर के रूप में जियाओ मिंग की दक्षता की पुष्टि हुई, और साथ ही जियामा साम्राज्य के कीमियागर समुदाय में जियाओ मिंग की प्रतिष्ठा नाटकीय रूप से आसमान छू गई और गुहे और फामा के बराबर पहुंचने की प्रवृत्ति बढ़ गई। जब फामा ने प्रस्ताव दिया कि जियाओ मिंग को कीमियागरों के संघ के प्रधान बुजुर्ग का पद ग्रहण करना चाहिए, तो इससे उन कीमियागरों को भी खुशी हुई। जियाओ मिंग द्वारा कीमियागरों को पाठ पढ़ाना समाप्त करने के केवल 2 दिन बाद अल्केमिस्ट एसोसिएशन ने उसे ग्रैंड एल्डर के रूप में जो निवास सौंपा था, वहां जियो मिंग को नालान जी के आगमन की खबर मिली। जियाओ मिंग, जिसने अपनी नौकरानी से संदेश प्राप्त किया, मन ही मन मुस्कुराया और कहा, नालन जी। 2 दिनों के इंतजार के बाद वह आखिरकार आ गया है। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने सिम्युलेटर में देखा था कि नालन जी उसके दरवाजे पर आएगी, इसलिए वह शाही राजधानी में रुका था। अन्यथा
7 क्रमों वाली हरी आत्मा लार के कारण उसने नालन परिवार से संपर्क करने की पहल की होती। ये 7 क्रमों वाली हरी आत्मा लार ऐसी चीज थी जिसे वह हमेशा अपने मालिक के पास लाना चाहता था। लायनहार्ट कमांडर अभी भी बाहर इंतजार कर रहा है, क्या मैं उसे अंदर बुलाऊं? नौकरानी ने सावधानी से पूछा, उसकी निगाहों में एक अजीब रंग के साथ जियो मिंग को देखते हुए। उसे अंदर बुलाओ। हाँ, नौकरानी ने जवाब दिया और चली गई। कुछ क्षण बाद दरवाजे के बाहर से जोरदार हंसी की आवाज आई। हा हा हा, मास्टर जियाओ मिंग, कृपया इस बार आपको परेशान करने के लिए मुझे दोष न दें। आवाज सुनकर सफेद बाल और दाढ़ी वाला एक दुबला पतला बूढ़ा आदमी कमरे में दाखिल हुआ। बड़े नालन को चिंता करने की कोई बात नहीं है, मैं आपको कैसे दोष दे सकता हूँ? जियो मिंग ने शांति से कहा। नालन जी, जो दरवाजे से अंदर आया, उसने बिना कोई स्पष्ट नाराजगी दिखाए जियो मिंग को देखा और उसका आशंकित मूड थोड़ा बेहतर हो गया। फिर उसने अपनी मुट्ठी भींची और कहा, वास्तव में हमारे दो परिवार, नालन परिवार और जियाओ परिवार पहले एक दूसरे के दोस्त रहे हैं और मैं अभी भी आपके पुराने प्रमुख कबीले जियाओ लिन के साथ जीवन मरण का भाई हूँ। हालांकि मेरे परिवार की लड़की जल्दबाजी में आपके परिवार में चली गई, जिससे हमारे दो परिवारों के बीच की दोस्ती नष्ट हो गई। मुझे इसके लिए बहुत खेद है। इसे हल्के ढंग से कहें तो यह अभी भी यानरान को शिक्षित करने में मेरी विफलता है और मैं आपसे माफी मांगने के लिए यहाँ हूँ। बड़े नालन मजाक कर रहे हैं। मिस नालन का मामला आपके और पुराने कबीले के प्रमुख जियाओ लिन के बीच एक समझौता है। ये पूरी तरह से व्यक्तिगत मामला है और मिस नालन और चचेरे भाई जियाओ यान पहले ही एक समझौते पर पहुंच चुके हैं। मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। इस जियो यान मामले के बारे में जियो मिंग वास्तव में इससे परेशान नहीं होना चाहता था। आखिरकार यह एक निजी मामला था। अब जब जियो यान और नलान यानरान ने 3 साल का समझौता कर लिया है, उन दोनों ने इसे अपनी ताकत से निपटाने का फैसला किया है, तो वह इसमें क्यों शामिल होगा? यदि नलन जी शांति बनाना चाहते थे तो उन्हें जियो झान के पास जाना चाहिए, उसके पास नहीं। ये देखकर कि जियो मिंग को नलान यानरान की यात्रा की ज्यादा परवाह नहीं थी, नलान जी के दिल का भारी पत्थर आखिरकार जमीन पर गिर गया। कुछ दिन पहले उसने जियाओ मिंग को एक मुआवजा उपहार भेजा था और दूसरे पक्ष ने इसे स्वीकार नहीं किया था, जिससे उसे लगा कि जियाओ मिंग उसके नालान परिवार के खिलाफ द्वेष रखता है। उसने महसूस किया कि जियाओ मिंग नालन परिवार को मुश्किल समय देने जा रहा था, लेकिन उसने उससे यह उम्मीद नहीं की थी कि वह वास्तव में सोचेगा कि इसमें शामिल पक्षों को ही इसे स्वयं हल करना चाहिए। मेनू दिखाओ। उपन्यास बिन। उपन्यास BTTH लाइव सिम्युलेटर सिस्टम C116। उपचार शुरू हुआ। अध्याय 116। उपचार शुरू होता है। नालान जी को बैठने के लिए आमंत्रित करने के बाद नौकरानी के चाय का कप लाने का इंतजार करें। जियाओ मिंग ने कुछ भी कहने में जल्दबाजी नहीं की, बल्कि सावधानी से चाय पी। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद नलन जी अंततः खुद की मदद नहीं कर सके। उसने पहल करते हुए जियाओ मिंग से पूछा, मास्टर जियाओ मिंग, आप मेरे इस शरीर के बारे में क्या सोचते हैं? जियो मिंग ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और फिर इत्मीनान से कहा, सतह पर, हालांकि इल्दनलान के पास एक असाधारण आभा और एक मजबूत आदमी की ताकत है, वास्तव में आपकी कीवी और रक्त खाली है और आपका शरीर असामान्य रूप से पतला है और आपके चेहरे से एक हल्का काला रंग भी उभर रहा है। मुझे लगता है कि यह आपके शरीर में किसी प्रकार का जहर है। नालन जी ने अपना अंगूठा उठाया और कहा, अच्छा दृश्य, जैसा कि छठे दर्जे के कीमियागर से अपेक्षित है। वास्तव में मैं गंभीर विष से पीड़ित हूँ। 2 साल पहले मैंने एक बार एक अविश्वसनीय रूप से जहरीले 5वीं श्रेणी के जादुई जानवर से लड़ाई की थी और हालांकि मैंने अंततः उसे मार डाला, दुर्भाग्य से उसने मेरे शरीर में एक भयानक विष, ब्रांडेड जहर, इंजेक्ट किया। मास्टर, आप एक सक्षम कीमियागर हैं। आपको इस जहर की शक्ति का पता होना चाहिए। अभिलेखों में छठे दर्जे के जादुई जानवरों की कोई कमी नहीं है जिन्हें ब्रांडेड जहर द्वारा मार दिया गया है। अगर उनकी संख्या नगण्य न होती तो मुझे डर है कि महाद्वीप के कई सबसे शक्तिशाली लोग इस विष से भयभीत हो जाते। इस जादुई जानवर का ब्रांडेड जहर वास्तव में शक्तिशाली है। एल्दनलान इसे हराने और मारने में सक्षम था, 10 सबसे मजबूत में से एक होने के योग्य। इस पर नालन जी ने ठहाका लगाकर हंसते हुए कहा, 10 सबसे ताकतवर की तो बात ही छोड़िए, जब से ब्रांडेड जहर को मेरे शरीर में इंजेक्ट किया गया है, विष को दबाने के लिए मैं अपनी आधी ताकत भी इस्तेमाल नहीं कर सकती। अब हर दिन मुझे अमानवीय यातना सहनी पड़ती है। जियाओ मिंग ने जानबूझकर पूछा, तो तुम इसी मामले के लिए मेरे पास आए हो?
जियो मिंग का सवाल सुनकर नलान जी ने अपने चेहरे से कड़वी मुस्कान मिटा दी और उसे प्रोत्साहित करते हुए देखा। हाँ, मैंने एक बार मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के मास्टर गूहे से विष को घोलने में मदद करने के लिए कहा था, लेकिन ये ब्रांडेड जहर जो हड्डियों में और यहाँ तक कि अस्थि मज्जा में भी गहराई तक प्रवेश करता है, किसी भी गोली से निकालना मुश्किल है। हालांकि मास्टर गूहे विष को बाहर निकालने में विफल रहे, फिर भी उन्होंने एक व्यवहार्य तरीका सुझाया, जो एक स्वर्गीय ज्वाला का उपयोग करना था। गूहे ने तुमसे कहा कि मेरे पास एक स्वर्गीय ज्वाला है। जियाओ मिंग ने एक हल्के विचार के साथ समझा कि यह संभवतः था कि गूहे ने स्वर्गीय ज्वाला की आभा का पता लगाया था जब उसने पिछली बार सोंग ब्रेकिंग पिल को परिष्कृत किया था। एक कीमियागर की आध्यात्मिक अनुभूति बहुत तीव्र होती है, इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं थी कि गूहे इसे पहचान सकता था। नालन जी के उत्तर ने भी इसकी पुष्टि की। वास्तव में यह मास्टर गूहे थे जिन्होंने मुझे बताया था, इसलिए मैं आज आपके दरवाजे पर आया हूँ। आपके साथ जाने के अलावा मैं ये भी चाहता हूँ कि मास्टर जियो मिंग मेरे शरीर में विषाक्त पदार्थों को निकालने में मेरी मदद करें। मेरा नालन परिवार आपको एक इनाम देगा जो आपको संतुष्ट करेगा। जैसे ही उसने ये कहा, नलन जी ने अपने हाथ की अंगूठी से 1 दर्जन ज़ेड बक्से निकाले और इन ज़ेड बक्सों में सभी प्रकार की औषधीय सामग्रियां, दूर तकनीक और की हुई विधियां थीं। इन चीजों को देखते हुए जियो मिंग ने अपना सिर हिलाया। जियाओ मिंग को अपना सिर हिलाते हुए देखकर नालन जी को थोड़ा उलझन महसूस हुई और उसने पूछा, मास्टर इस इनाम से संतुष्ट नहीं है? नालन परिवार अभी भी अन्य पारिश्रमिक दे सकता है। जियाओ मिंग मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। बड़े नालन, ये वस्तुएं बहुत मूल्यवान हैं और वास्तव में सार्थक हैं। हालांकि ये वस्तुएं वह नहीं है जो मैं चाहता हूँ। मास्टर जियाओ मिंग, आपको जो भी चाहिए बस बता दीजिए। जियाओ मिंग ने एक पल के लिए सोचा और फिर बिना किसी हड़बड़ी के कहा, मैंने सुना है कि नलान परिवार के पास 7 ग्राम वाली हरी आत्मा लार है, जिसमें मुझे बहुत दिलचस्पी है। जियो मिंग ने सीधे कहा और नलान जी तुरंत समझ गए। खड़े होकर कहा, कल 7 ग्राम हरी आत्मा लार मास्टर को दी जाएगी। जियाओ मिंग बहुत प्रसन्न था कि नालान जी के साथ बातचीत इतनी सुखद थी और कहा, उस स्थिति में मैं कल आपके निवास पर ब्रांडेड जहर से निपटने के लिए आऊंगा। जियाओ मिंग का वादा पाकर नलान जी खुशी खुशी वहां से चले गए और जो चीजें उन्होंने उनके सामने रखी थीं, उन्हें उठाया नहीं गया, बल्कि वे उसी स्थान पर ही रहीं। उन चीजों को देखते हुए जियो मिंग ने अपना सिर हिलाया और अपने हाथ की एक लहर से उन सभी को अपनी भंडारण रिंग में रख दिया। इस बार जब वह शाही राजधानी में पहुंचा तो जियाओ मिंग को सभी प्रकार का असामान्य रूप से समृद्ध इनाम मिला था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि यह कहा गया था कि कीमियागर पैसा बनाने वाली मशीन थे। ... अगले दिन जब जियाओ मिंग को नलान जी द्वारा भेजी गई 7 ग्राम वाली हरी आत्मा की लार मिली तो वह नलान परिवार के पास गया। नलन परिवार का मकान बहुत बड़ा था। जैसे ही वह अत्यंत राजसी हवेली के पास पहुंचा, जियाओ मिंग को एहसास हुआ कि नलान जी पहले से ही वहां इंतजार कर रही थी। उसके अलावा नलन परिवार के सामने के गेट पर एक अधेड़ उम्र का आदमी भी खड़ा था। यह आदमी एक डंडे की तरह सीधा खड़ा था और उसकी शेर जैसी आंखें कुछ हद तक भावशून्य आभा के साथ खुलती और बंद होती थीं। उसका चेहरा नलन जी से बहुत मिलता जुलता था। जब उसने जियाओ मिंग को आते देखा तो नलान जी जल्दी से उसका अभिवादन करने के लिए दौड़ा और जोर से हंसने लगा। हा, मास्टर जियाओ मिंग, आप अंततः आ ही गए। बड़े नालन ने बहुत देर तक इंतजार किया है। और वह कौन है? जियो मिंग ने नालन जी के पास खड़े मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के बारे में पूछा। नालन जी से परिचय कराए बिना ही मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने सम्मानपूर्वक मुस्कुराते हुए कहा, मास्टर जियाओ मिंग, मैं नालान कबीले का नेता नालान सू हूँ। तो आप नलन सू हैं, नलन यानरान के पिता। जियो मिंग ने अभिवादन के तौर पर अपना सिर हिलाया और मन ही मन सोचा। ये देखकर कि उनके बेटे ने पहले ही जियाओ मिंग का अभिवादन कर दिया था, नलन जी ने जल्दी से जियाओ मिंग को हवेली में आमंत्रित किया। जैसे ही वह हरे रंग की बजरी से बने रास्ते पर चला, जियाओ मिंग की आंखें अचानक से हल्की सी सिकुड़ गईं। जब से वह नालन परिवार की गहराइयों में प्रवेश किया था, उसने कुछ गुप्त कोनों से छुपी हुई निगाहों और आत्मिक अनुभूतियों को बाहर निकलता हुआ महसूस किया था। हर छज्जे पर अंधेरे में छिपी काली परछाइयां थीं। वे घर के चारों ओर धीरे धीरे चलते थे। तीखे तीरों को काले रंग से रंगा गया था ताकि वे सूर्य की रोशनी के प्रतिबिंब से छिप सके, और हवा और घास की थोड़ी सी भी हलचल से वे तुरंत हमला कर देते थे। ये स्पष्ट था कि उनमें से किसी का भी लक्ष्य जियाओ मिंग नहीं था, बल्कि यह एक नियमित गश्त थी। नालन परिवार वास्तव में जियामा साम्राज्य का एक सैन्य परिवार है। ये गार्ड वास्तव में सख्त है। यह जियाओ परिवार के साथ पूरी तरह से अतुलनीय है।
ये सोचने के बाद जियोमिंग ने ऊपर देखा और सड़क के अंत की ओर देखा, जहां एक शानदार हॉल था। उन्होंने तुरंत कहा, बड़े नालन, ज्यादा विनम्र होने की जरूरत नहीं है, चलो सीधे जहर की विश्रम की ओर बढ़ते हैं। उसके बगल में नलन जी उसके शब्दों पर ठिठक गए। वह वास्तव में एक भोज का आयोजन करने और मेजबान के रूप में जियोमिंग का मनोरंजन करने के बारे में सोच रहा था, लेकिन जियोमिंग स्पष्ट रूप से ऐसा कहकर अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता था, इसलिए वह केवल सिर हिलाकर कह सका, ठीक है, मेरे पीछे आओ। अंत में पिता और पुत्र नालन जियाओमिंग को एक तरफ के कमरे में ले गए। कमरे के अंदर का स्थान काफी बड़ा था और बीच में एक बड़ा बिस्तर रखा हुआ था। उसके पास कुछ नौकरानियां खड़ी थीं। ये वही स्थान था जिसे इस बार नलन जी ने तैयार किया था। जियाओमिंग ने चारों ओर देखा और फिर कहा, जो लोग इसमें शामिल नहीं हैं, वे सेवानिवृत्त हो जाएं। मास्टर, मैं। नलन सू थोड़ा हिचकिचा रहा था और स्पष्ट रूप से रुकना चाहता। मेनू दिखाओ। उपन्यास बिन। उपन्यास BTTH लाइव सिम्युलेटर सिस्टम C-117 स्वर्गीय ज्वाला से विष निकालना। अध्याय 117 स्वर्गीय ज्वाला से विष निकालना। तुम क्या कह रहे हो? जब मास्टर तुम्हें कहे तब बाहर चले जाना। जियाओमिंग के बोलने का इंतजार किए बिना नलन जी ने डांटा। यह ठीक है। नालन सू ने आह भरी और जाने के लिए तैयार हो गया। जियाओमिंग ने दृश्य को देखा और सोचने से खुद को रोक नहीं सका, ये नालान जी वास्तव में नालान परिवार में राजसी है। उसके बेटे ने एक शब्द भी नहीं कहा जब उसने उसे डांटा। कोई आश्चर्य नहीं कि नालान यानरान केवल मिस्टी क्लाउड संप्रदाय पर निर्भर हो सकती है। अगर वह अपनी शादी को रद्द करना चाहती थी तो जियो परिवार में जाना था। अगर नालान यानरान को यूनियू द्वारा शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया गया होता तो उसे वास्तव में जियोयान से शादी करनी पड़ती। जियोमिंग ने ये सोचते हुए अपना सिर हिलाया। इस दुनिया में नलान यानरान जैसी कई महिलाएं थीं। यून नलान परिवार के दबाव का विरोध करने में सक्षम थी और जियो परिवार को शादी को रद्द करने का प्रस्ताव देकर उसे नाराज करने के जोखिम को झेलने में सक्षम थी। वह नलान यानरान के लिए वास्तव में अच्छी थी, ठीक उसी तरह जैसे उसके गुरु एल्डहो उसके लिए अच्छे थे। अपने मालिक के बारे में सोचते ही जियाओमिंग के मुंह के कोने पर मुस्कुराहट आ गई। नलन परिवार से प्राप्त 7 क्रमों की हरी आत्मा लार के साथ उसका स्वामी निश्चित रूप से छठे स्तर का कीमियागर बनने में सक्षम होगा। अपने मन में चल रहे विचारों को दूर करते हुए जियाओमिंग ने नालन सू से कहा, जो नौकरानियों के साथ जाने वाली थी, परिवार के सदस्यों को जाने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ रह सकते हैं। अगर कोई स्थिति आती है तो आप भी मदद कर सकते हैं। स्वर्गीय ज्वाला का शरीर में प्रवेश करना बहुत खतरनाक बात थी। हालांकि जियोमिंग ने सोचा कि उसकी ज्वाला नियंत्रण तकनीक ये सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त थी कि कोई समस्या उत्पन्न न हो। हर चीज का एक अपवाद होता है, इसलिए नलान सू का रहना बेहतर था। जियोमिंग को ये कहते देख नलन सू, जो दरवाजे तक पहुंचने ही वाली थी, जल्दी से वापस लौट आई। उसकी उपेक्षा करते हुए जियाओमिंग ने नलन जी से कहा, अपनी शर्ट उतार दो, अन्यथा लपटों की गर्मी तुम्हारे कपड़ों को जला देगी। जब तुम इसे उतार दो तो बिस्तर पर जाओ और क्रॉस लेग बैठो। नालान जी ने उनकी बातें सुनी और जैसा कहा गया था वैसा ही किया। जियोमिंग बिस्तर पर चला गया और नालन जी के पतले शरीर को देखा, जो उसके कपड़े उतारने के बाद एक कंकाल की तरह लग रहा था और वह अपनी आंखें मूंदने से खुद को रोक नहीं सका। बिना किसी हिचकिचाहट के जियाओमिंग ने धीरे से अपनी एक उंगली हिलाए और लाल लौ की एक किरण उसकी उंगली के चारों ओर नाचने लगी। जियाओमिंग ने लाल लौ की लौ को घूरते हुए शांति से कहा, मैं शुरू करूंगा। पहले मैं आपको समझा दूं कि एल्डनालन के शरीर में प्रवेश करने के लिए स्वर्गीय लौ का उपयोग करना एक बेहद खतरनाक काम होगा, इसलिए आपको कुछ बेहद बुरी परिस्थितियों के लिए तैयार रहना चाहिए। इन शब्दों पर नलन सू का चेहरा थोड़ा बदल गया, लेकिन वह केवल एक कड़वी मुस्कान के साथ सिर हिला सका। हा, मास्टर जियोमिंग, बस इलाज करो, मुझे तुम पर भरोसा है। जब बात इस बिंदु पर पहुंची तो नालन जी, जो चिकित्सा उपचार का विषय थी, बहुत शांत दिख रही थी और बहुत चिंतित नहीं लग रही थी। जियोमिंग ने धीरे से सिर हिलाया। उसकी आत्मा की शक्ति धीरे धीरे उसके शरीर से बाहर निकल गई। फिर उसने लाल लौ के गुच्छे को अपनी उंगली के चारों ओर लपेट लिया। उसकी चिलचिलाती गर्मी को दबाने की कोशिश करते हुए धीरे धीरे उसे नालान जी की ऊपरी पीठ पर ले गया। लाल ज्वाला अंततः नलन जी के शरीर में प्रवेश कर गई और नलन जी, जो शांत था, उस क्षण एक तीव्र आह भरी और उसका शरीर हिंसक रूप से कांप उठा। जियाओमिंग की आत्मशक्ति ने लाल ज्वाला को नियंत्रित किया, क्योंकि यह तेजी से कुछ प्रमुख मध्याह्न रेखाओं से होकर गुजरी और धीरे धीरे शरीर की हड्डियों के पास पहुंची, जो ब्रांडेड जहर से ढकी हुई थी। अपनी आत्मा शक्ति के विस्तार के साथ
नालान के शरीर की स्थिति भी जियाओ मिंग के दिमाग में उभरी। यह महसूस करते हुए कि हड्डियां लगभग काली हो गई थीं, जियाओ मिंग के माथे पर धीरे धीरे झुर्रियां पड़ने लगीं। शुरू में उन्होंने सोचा था कि कुछ साल पहले नालन की विषाक्तता की स्थिति इतनी गंभीर नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि ऐसा नहीं था। ऐसा लगता है कि आज विष को एक साथ बाहर निकालना असंभव है, थोड़ा थोड़ा करके जाना बेहतर है। अपने दिल में बड़बड़ाहट के साथ जियोमिंग की आत्मा शक्ति ने लाल लौ को घेर लिया, फिर धीरे धीरे उन काली हड्डियों के पास पहुंची जो विष से ढकी हुई थी। जैसे जैसे वह करीब आया, जियाओ मिंग की आत्मा शक्ति धीरे धीरे कम होने लगी और लाल लौ का तापमान धीरे धीरे बढ़ने लगा। जैसे जैसे लाल लौ का तापमान बढ़ता गया, नलन के चेहरे पर धीरे धीरे दर्द की भावना दिखाई देने लगी। उसके गालों पर पसीने की बूंदें दिखाई देने लगी और उसकी सूखी हथेलियां इतनी कसकर बंद हो गईं कि उसकी भुजाओं पर नीली नसें दिखाई देने लगीं। आत्मिक शक्ति से आच्छादित लाल ज्वाला पूर्ण तापमान पर पहुंचते ही ऊपर उठना बंद हो गई। जियोमिंग ने धीरे से गर्म हवा को अंदर लिया और एक विचार के साथ नलान के शरीर के अंदर की लाल लौ ने काली हड्डी को ढक दिया। आह! बिस्तर के ऊपर लेटे हुए नलन जिसने अपनी आंखें कसकर बंद कर रखी थीं, ने जोर से अपनी आंखें खोली और उसके मुंह से तीव्र दर्द की कर्कश दहाड़ निकली और उसके शरीर से भयंकर आभा निकली। पिताजी, क्या आप ठीक हैं? अपने पिता की ओर देखते हुए, जिन्होंने अचानक अपनी आंखें खोली और चिल्लाए, नलन ने जल्दी से पूछा। हिलना मत, वरना अगर तुम्हारी वजह से इलाज विफल हो गया तो मैं जिम्मेदार नहीं होऊंगा। पसीने से लथपथ नालन को देखते हुए जियोमिंग ने उदासीनता से कहा। नालान के मुंह के कोने फड़क उठे क्योंकि उसने अपने शरीर में तेज दर्द को सहन किया। उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, माफ करना, मैंने अभी खुद को नियंत्रित नहीं किया। मास्टर जियोमिंग, जारी रखें। जियोमिंग ने जवाब दिया, फिर उपचार जारी रखने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। जब सभी लोग चुप हो गए तो कमरे का माहौल शांत हो गया। नालान के शरीर के अंदर काली हड्डियों के बाहरी भाग में लाल लपटें फैली हुई थीं। यद्यपि दोनों बहुत करीब लग रहे थे, लेकिन मानसिक निरीक्षण से पता चला कि उनके बीच बहुत कम अंतर था। ऐसा इसलिए था क्योंकि स्वर्गीय ज्वाला का तापमान इतना भयानक था कि अगर यह नलन की हड्डियों के सीधे संपर्क में आता, भले ही दूसरा पक्ष डू किंग पावरहाउस हो, वह निश्चित रूप से गंभीर रूप से घायल हो जाता या एक पल में मर भी जाता। चिलचिलाती गर्मी धीरे धीरे लपटों से काली हड्डियों तक पहुंच रही थी। जैसे जैसे लाल लौ जलती रही, हड्डियों से चुपचाप काली धुंध निकलती रही। इससे पहले कि वे बचकर निकल पाते, लाल लपटों का एक समूह उन पर टूट पड़ा और उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। भयानक गर्मी ने धीरे धीरे उस विषैली धुंध को नष्ट कर दिया, जिससे निपटने के लिए डू सम्राट को भी बहुत सावधानी बरतनी पड़ती। जैसे जैसे समय चुपचाप बीतता गया, जियाओ मिंग की लाल लपटों में लिपटा काला कंकाल धीरे धीरे अपनी सामान्य रंग में वापस आ गया, जिसकी गति नंगी आंखों से भी देखी जा सकती थी। बाहर इस समय नलन का पूरा शरीर पहले से ही पसीने से भीग चुका था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, लगातार हिल रहा था। उसके दांतों से ठंडी हवा के रिसाव की हल्की सी आवाज आ रही थी। जियो, मास्टर मिंग, अभी भी नहीं हुआ। उसकी मुट्ठियां कसकर बंद थीं, उसकी भुजाओं की नसें छोटे छोटे सांपों की तरह सिकुड़ रही थीं और नालन की आवाज थोड़ी कर्कश और कांप रही थी। उसके पीछे जियाओ मिंग का चेहरा सामान्य लग रहा था, बिल्कुल थका हुआ नहीं था, लेकिन नलन के मुरझाए शरीर को देखकर जो बुरी तरह हिल रहा था, उसने फिर भी धीरे से कहा, चूंकि आप अब और सहन नहीं कर सकते, तो इस बार जहर का विश्रण अभी के लिए यही बंद हो जाएगा। ब्रांडेड जहर एक बार में पूरी तरह से समाप्त नहीं किया जा सकता है। अगले दिनों में आपको मेरे पास आना होगा जब तक कि यह पूरी तरह से समाप्त न हो जाए। क्या वह ब्रांडेड जहर सचमुच एक बार में विषमुक्त हो सकता है? इन शब्दों पर नालन आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके। इन 2 वर्षों के बाद कोई भी इस ब्रांडेड जहर की असाध्यता को उससे बेहतर नहीं जानता था। हालांकि पिल किंग बूहे ने स्वर्गीय ज्वाला का उपयोग करके एक उपचार पद्धति का प्रस्ताव दिया था, ये सबके बाद सिर्फ एक प्रस्ताव था। अब जब ये प्रस्ताव प्रभावी हो गया तो वह स्वाभाविक रूप से आश्चर्यचकित होगा। स्वाभाविक रूप से कोई समस्या नहीं है, जियोमिंग ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा। तो मैं अगले कुछ दिनों तक मास्टर जियाओ मिंग को परेशान करूंगी। नालन ने जल्दी से सिर हिलाया और कर्कश आवाज में बोली, जैसा कि मैंने कहा, अभी अभी मुझे स्वर्गीय ज्वाला से असहनीय दर्द महसूस हुआ है। मास्टर जियाओ मिंग के लिए इस उम्र में स्वर्गीय ज्वाला रखने में सक्षम होना वास्तव में मुझे आपकी प्रशंसा करने के लिए मजबूर करता है। वह 2 वर्षों तक इस जहर के कारण होने वाली पीड़ा को सहन करने में सक्षम रहा,
लेकिन वह स्वर्गीय ज्वाला की जलन के तहत लंबे समय तक नहीं टिक सका। ज़ियाओ मिंग ने स्वर्गीय ज्वाला को निगलने का साहस किया और सफल रहा, जिससे वह आश्चर्यचकित रह गया, खासकर तब जब ज़ियाओ मिंग इतना छोटा था और किसी दूसरे व्यक्ति के शरीर के अंदर स्वर्गीय ज्वाला को सटीक रूप से नियंत्रित करने में सक्षम था, इसलिए उसने बहुत समय पहले स्वर्गीय ज्वाला को निगल लिया होगा। उस समय ज़ियाओ मिंग की उम्र कितनी थी, ये सोचकर नलन जी आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके। ये सच है कि जो व्यक्ति इतनी कम उम्र में ऐसी उपलब्धियां हासिल कर सकता है, उसे केवल असाधारण प्रतिभा वाक्यांश से वर्णित नहीं किया जा सकता। मेनू दिखाओ। उपन्यास बिन। उपन्यास BTTH लाइव सिम्युलेटर सिस्टम C118 जियाम अपवित्र शहर को छोड़ना। अध्याय 118 जियाम अपवित्र शहर को छोड़ना। अब और बात मत करो, मैं स्वर्गीय ज्वाला वापस लेने जा रहा हूँ। उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना जियो मिंग की उंगलियां थोड़ी मुड़ी हुई थीं और उसकी हड्डियों के बाहर लिपटी लाल लौ धीरे धीरे हटने लगी और अंततः आखिरी निशान भी मिट गए। मास्टर ज़ियाओ मिंग कैसा है? ज़ियाओ मिंग को देखते हुए, जिसने जहर निकालना बंद कर दिया था, नलन सू, जो पहले उसे परेशान न करने के लिए एक तरफ हट गया था, जल्दी से 2 कदम आगे बढ़ा और पूछा, आज के उपचार का यही अंत है? इस प्रगति के अनुसार उसे पूरी तरह से विषमुक्त करने में कम से कम 7 दिन लगेंगे। जियो मिंग ने नलन जी को देखा, जो पहले से बेहतर दिख रही थी, और गहरी आवाज में कहा, धन्यवाद मास्टर ज़ियाओ मिंग, अगर भविष्य में आपको मुझसे कुछ चाहिए तो बताइए। नालान जी के पीले चेहरे को देखकर, जिसका काला रंग गायब हो गया था, नालानसू के दिल पर पड़ा भारी पत्थर आखिरकार गिर गया। नालन जी का नालन परिवार के लिए उतना ही महत्व था जितना कि पहले जियो लिन का जियो परिवार के लिए था। इस स्तंभ के बिना, हालांकि नालन परिवार जियो परिवार जितना बुरा नहीं होगा और उसे शाही राजधानी से बाहर निकाल दिया जाएगा, लेकिन अन्य 2 परिवारों के बीच की खाई निश्चित रूप से धीरे धीरे चौड़ी होती जाएगी। ठीक है, कल आना याद रखना, मैं आज के लिए विदा लेता हूँ। ज़ियाओ मिंग ने खिड़की से आसमान की ओर देखा और अपना सिर नालान जी की ओर घुमाया, जो बिस्तर पर लेटी थी। मास्टर जियो मिंग, मैं आपके साथ चलूंगा। इस पर नलन जी जल्दी से गर्मजोशी से मुस्कुराए और कहा जैसे वह उठने वाला था, ओह, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तुमने अभी अभी खुद को बहुत सारे विषाक्त पदार्थों से मुक्त किया है, इसलिए तुम्हें थोड़ी देर आराम करना चाहिए। ये कहते हुए ज़ियाओ मिंग घर से बाहर निकल गया। ओह, उस मामले में जल्दी करो और मास्टर ज़ियाओ मिंग को बाहर ले जाओ। नालन जी ने शब्द सुने और उठने की कोशिश नहीं की, बल्कि नलन सू से कहा, ओह ठीक है। ये सुनने के बाद नलन सू ने ज़ियाओ मिंग को पकड़ लिया। ... अगले कुछ दिनों तक नलन जी को ब्रांडेड जहर का इलाज कराने के लिए हर दिन घर जाना पड़ा। अतिथि कक्ष में अंतिम उपचार के बाद नलन जी का चेहरा अपने सामान्य रंग में लौट आया था, बिना उस काले आभा के जो पहले थी। अपने शरीर से विषाक्त पदार्थों को गायब करने के लिए अपनी मांसपेशियों और हड्डियों को हिलाने के बाद नलन जी ने कृतज्ञतापूर्वक ज़ियाओ मिंग से कहा, इन दिनों आपकी मदद के लिए धन्यवाद मास्टर ज़ियाओ मिंग। विनम्र होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़ियाओ मिंग ने अपना हाथ हिलाया और कहा, दस्तक दस्तक दस्तक। ठीक उसी समय दरवाजे पर दस्तक हुई। क्या गलत? मास्टर ज़ियाओ मिंग, राजकुमारी याओ ये आपसे मिलना चाहती हैं। दरवाजे के बाहर से एक नौकरानी की आवाज़ आई। जियो मिंग ने ये शब्द सुनकर याओ ये के बारे में सोचा। याओ ये पिछले कुछ दिनों से उसके पास आया था, वह मूर्ख नहीं था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से याओ ये के इरादों को समझ गया। याओ ये बहुत सुंदर थी, शांत व्यक्तित्व वाली थी, उसकी साधना प्रतिभा को जियामा साम्राज्य में उच्च श्रेणी का माना जाता था और उसके प्रबंधन कौशल बहुत मजबूत थे। ऐसा इसलिए भी था क्योंकि उसे जियामा साम्राज्य की गद्दी संभालने के लिए तैयार किया गया था। वह बहुत ज्ञानी थी, इसलिए हालांकि वह किमियागर नहीं थी, फिर भी उनके पास बातचीत के लिए हमेशा बहुत सारे विषय होते थे। लेकिन ज़ियाओ मिंग को उसमें उस तरह से कोई दिलचस्पी नहीं थी। आखिरकार उसे जानने का समय अभी भी बहुत कम था। नालान जी ने ज़ियाओ मिंग को देखा जो अपने विचारों में लीन था, इसलिए वह खड़ा हुआ और अपना हाथ बढ़ाया। चूंकि राजकुमारी याओ ये आपसे मिलने आए हैं, इसलिए मैं अब आपको परेशान नहीं करूंगा। मैं अब अलविदा कहने जा रहा हूँ। ठीक है, अपना ख्याल रखना। जब नलन जी चले गए तो जियो मिंग लिविंग रूम में चले गए। लिविंग रूम में याओ ये एक कुर्सी पर बैठी थी, हमेशा की तरह सुंदर और शांत दिख रही थी। ऐसा लग रहा था कि वह कुछ सोच रही थी। ज़ियाओ मिंग को लिविंग रूम में प्रवेश करते देख उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई और वह ज़ियाओ मिंग का अभिवादन करने के लिए खड़ी हो गई। मास्टर ज़ियाओ मिंग,
परदादा ने सुना कि आप चाय के बहुत बड़े प्रेमी हैं, इसलिए उन्होंने मुझे विशेष रूप से आपके लिए कुछ उच्च गुणवत्ता वाली चाय भेजने के लिए भेजा है जो उन्होंने प्राप्त की थी। बड़े जिया सही कह रहे हैं, कृपया बैठ जाइए, राजकुमारी याओ ये। मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप ये ए को बिना सम्मानसूचक शब्दों के भी बुला सकते हैं, मास्टर ज़ियाओ मिंग। ऐसी स्थिति में भी मुझे बस ज़ियाओ मिंग ही कहो। ज़ियाओ मिंग और याओ ये कुछ देर तक बैठे, बातें करते और हंसते रहे। फिर याओ ये के चेहरे पर ऐसा भाव आया जैसे वह कुछ कहने में झिझक रही हो। याओ ये, बस कहो कि तुम्हारे मन में क्या है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। आप कुछ समय से जियामा पवित्र शहर में हैं। ये सोच रहा है कि आप कब जाने की योजना बना रहे हैं। याओ ये ने एक पल के लिए हिचकिचाहट के बाद कहा। कल। चाय की चुस्की लेने के बाद ज़ियाओ मिंग ने मुस्कुराते हुए कहा। कल? क्या ये थोड़ी जल्दबाजी नहीं होगी? ये ने आपको शाही राजधानी में आने के लिए आमंत्रित किया है और मैंने अभी तक एक मेजबान के रूप में अपना कर्तव्य नहीं निभाया है। आप कुछ और दिनों के लिए शाही राजधानी में क्यों नहीं रहते? ये आपको शाही राजधानी के चारों ओर मार्गदर्शन कर सकता है। हमारे पास कई दिलचस्प जगहें हैं जहां हम एक साथ जा सकते हैं। याओ ये ने एक नर्म और आकर्षक आवाज में कहा, एक स्नेही नज़र से उसकी आंखों में देखते हुए। इसका अर्थ बहुत स्पष्ट कहा जा सकता है। ये कहने के बाद याओ ये ने अपने होठों के सिरे को काटा और नीचे देखने लगी। उसका चेहरा लाल हो गया। जियो मिंग ने याओ ये के लाल गालों को देखा और कुछ कहने ही वाला था कि तभी बाहर से जी यान की चीख सुनाई दी। जल्द ही एक सफ़ेद छाया हॉल के बाहर से आए और ज़ियाओ मिंग की बाहों की ओर बढ़ी। जियो मिंग, ये वो औषधीय जड़ी बूटियां हैं जो मुझे बाहर मिली। यहाँ 2 पौधे हैं, हम में से प्रत्येक के लिए एक। याद रखें कि मेरी जड़ी बूटी को गोली में बदलना है। इस समय ज़ियान के सफ़ेद कपड़े थोड़े फटे और तार तार हो गए थे। ये स्पष्ट रूप से पिछली लड़ाई का परिणाम था। दोनों औषधीय जड़ी बूटियों पर अभी भी कुछ कीचड़ लगी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि उन्हें काफ़ी समय से जमीन से खोदकर नहीं निकाला गया था, इसलिए उन्हें किसी बदकिस्मत जादुई जानवर से छीन लिया गया होगा। उस अज्ञात जादुई जानवर के लिए 3 सेकंड के मौन के बाद ज़ियाओ मिंग ने ज़ियान से औषधीय जड़ी बूटियां ले लीं। और उस समय ज़ियान ने भी याओ ये को बगल में देखा और तुरंत ज़ियाओ मिंग से उतर गया और एक वयस्क की तरह कहा, ये छोटी याओ ये है, तुम यहाँ क्या लेकर आए हो? उसे देखकर जियो मिंग, जिसने अभी अभी औषधीय जड़ी बूटियां रखी थीं, थोड़ा अवाक रह गया और इस बारे में बात करते हुए ज़ियान को विशेष रूप से एक वयस्क की तरह बात करने का नाटक करने में मज़ा आ रहा था। जब वे जियानान अकादमी में मिले थे तो ज़ियान ने उसके साथ इसी तरह का लहजा इस्तेमाल किया था। हालांकि बाद में जैसे जैसे समय बीतता गया, धीरे धीरे ज़ियान ने उसके प्रति अपना स्वर बदल दिया। तो यह मिस ज़ियान है, परदादा ने मुझे मास्टर ज़ियाओ मिंग के लिए चाय लाने के लिए कहा था। तो बात यही है, ज़ियाओ मिंग को चाय पसंद है, लेकिन मुझे नहीं पता कि इसमें क्या अच्छा है। उनमें से ज़्यादातर का स्वाद कड़वा होता है। ज़ियान ने पहले तो बुजुर्गों की तरह सिर हिलाया और फिर कहा। इस टिप्पणी पर याओ ये बस मुस्कुराया। जो लोग चाय पसंद नहीं करते, उनके लिए चाय वास्तव में थोड़ी कड़वी थी। याओ ये ने फिर से ज़ियाओ मिंग को देखा और धीरे से कहा, ज़ियाओ मिंग, मुझे आश्चर्य है कि आप मेरे प्रस्ताव के बारे में क्या सोचते हैं। जियो मिंग एक पल के लिए चुप रहा और अपने बगल में खड़े ज़ियान की ओर देखने लगा। इसे भूल जाओ, मुझे भविष्य में शाही राजधानी के चारों ओर घूमने का मौका मिलेगा। मुझे कबीले को छोड़े हुए कुछ समय हो गया है और मेरे लिए वापस लौटने का समय आ गया है। जियो मिंग ने मुस्कुराते हुए ज़ियान के रेशमी बालों को सहलाते हुए कहा। याओ ये का चेहरा पीला पड़ गया जब उसने ये शब्द सुने। उसने यह इतना स्पष्ट कर दिया था कि वह लगभग सीधे कबूल करने वाली थी, लेकिन जियो मिंग की प्रतिक्रिया अभी भी उदासीन थी। वह खुद को थोड़ा नाराज महसूस करने से नहीं रोक सकी, क्योंकि बचपन से लेकर अब तक किसी ने उसे अस्वीकार नहीं किया था। हालांकि वह संतुष्ट नहीं थी, लेकिन जब उसने ज़ियाओ मिंग के चेहरे की रूपरेखा देखी तो उसे कुछ और कहने की हिम्मत नहीं हुई। उसके अंदर की कड़वाहट को खत्म करना मुश्किल हो गया था और उसकी मुस्कान थोड़ी कठोर हो गई थी। एक गहरी सांस लेने के बाद याओ ये खड़ी हुई और हल्के से अपने लाल होठों को काटते हुए बोली, उस स्थिति में अगली बार जब मास्टर ज़ियाओ मिंग इंपीरियल सिटी में आएंगे, तो आप ये एयर को सूचित करने के लिए किसी को भेजना सुनिश्चित कर सकते हैं, और ये एयर आपको अगली बार इंपीरियल कैपिटल का आनंद लेने के लिए ले जाएगा। मैं यह अवश्य करूंगा। देर हो रही है, इसलिए ये पहले विदा लेगी। ज़ियाओ मिंग ने याओ ये को जल्दी से जाते हुए देखा, फिर अपनी सीट पर वापस बैठ गया। जियो मिंग, क्या हम कल चलें? ज़ियान फिर से ज़ियाओ मिंग की बाहों में गया और उत्साह से पूछा। पिछले कुछ दिन उसके लिए घुटन भरे थे,
अब जब जियाओ मिंग ने कहा है कि वह जा रही है, तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि वह जड़ी बूटियों की तलाश में उसके साथ जा सकता है? हाँ, आज रात अच्छी नींद लेना। हम कल सुबह जल्दी निकलेंगे। अगले दिन वे दोनों जियाओ मिंग और जियान शाही राजधानी से सीधे उत्तर पूर्वी प्रांत के लिए उड़ान भरने लगे, जहां जियाओ परिवार रहता था। मेनू दिखाओ। उपन्यास बिन। उपन्यास BTTH लाइव सिम्युलेटर सिस्टम C-119 जीवन भक्षण गोली। अध्याय 119 जीवन भक्षण की गोली। शाही राजधानी से वुतान शहर तक, जहां जियो परिवार स्थित था, जियो मिंग और जियान की गति से केवल एक दिन लगा होगा, लेकिन उस दौरान उन्हें कुछ अच्छे खजाने के निशान मिले। उन्हें प्राप्त करने में उन दोनों को कुछ समय लगा, और जब वे जियो परिवार तक पहुंचे तब तक 3 दिन बीत चुके थे। वुतान शहर का वास्तविक सर्वोच्च स्वामी बनने के बाद से जियो परिवार का निवास स्थान और भी अधिक भव्य हो गया है, जिसके प्रवेश द्वार पर गार्डों की 2 पंक्तियां हैं। जब राहगीरों ने जियो परिवार को देखा तो उनकी आंखें विस्मय और ईर्ष्या से भर गईं। अचानक 2 आकृतियां आकाश से उतरी और जियाओ परिवार के द्वार के सामने उतरी, जिससे पहरेदारों का ध्यान उनकी ओर आकर्षित हुआ। वे कोई और नहीं बल्कि जियाओ मिंग और जियान थे। ये सर्वोच्च बुजुर्ग है जो वापस आ गया है। सर्वोच्च बुजुर्ग आश्चर्यचकित गार्डों की ओर हल्का सा इशारा करते हुए जियो मिंग ने जियान को जियो परिवार के द्वार की ओर ले गया। जियाओ परिवार के द्वार में प्रवेश करने के कुछ समय बाद दोनों को रास्ते में कई कबीले के सदस्य मिले, जिनमें से कुछ के बारे में जियाओ मिंग को अस्पष्ट धारणा थी। जाहिर है वे अनाथ थे जिनके साथ वह जियाओ परिवार में रहता था। उस समय को याद करते हुए जियाओ मिंग का चेहरा उसके दिमाग में आए यादों से थोड़ा लाल हो गया। उस समय वे साधना में इतने व्यस्त रहते थे कि उनके छात्रावास के बच्चों को उनके साथ खेलने का बहुत कम अवसर मिलता था, तथा केवल कभी कभार ही उन्हें खेलने का मौका मिलता था। इसके बावजूद वे हमेशा उसके पास रहकर संतुष्ट दिखते थे। हालांकि आजकल ऐसा नहीं था, और उन लोगों के अलावा जो जियाओ शान से सबसे अधिक परिचित थे, साथ ही उन बच्चों के अलावा जो दुनिया से अपरिचित थे, अन्य कबीले के सदस्य जो कुछ भी जानते थे वे उसके सामने बहुत औपचारिक थे। ये किसी तरह से इस तथ्य से संबंधित हो सकता है कि वह बहुत लंबे समय से कबीले से दूर था और उसकी ताकत बहुत अधिक थी। हल्की सी आह भरते हुए जब वह बातें करती लड़कियों के एक समूह के पास से गुजरा तो जियाओ मिंग को अचानक कुछ याद आया और उसने कबीले के एक सदस्य को आवाज़ लगाई जो उम्र में सबसे छोटा लग रहा था। चचेरे भाई, क्या आप एक पल के लिए यहाँ आ सकते हैं? जिस लड़की को उसने बुलाया था वह थोड़ा हैरान हुई, फिर उसने प्रतिक्रिया व्यक्त की और खुद की ओर इशारा करते हुए कहा, आप मुझे चचेरी बहन जियाओ मिंग कह रहे हैं? हाँ, ये तुम हो। जियाओ मिंग ने अपना सिर हिलाया। लोगों के एक समूह की ईर्ष्या भरी निगाहों के बीच लड़की कुछ उत्साह से जियाओ मिंग की ओर बढ़ी। क्या चचेरी बहन जियाओ मिंग को कुछ चाहिए? लड़की की आंखें प्रशंसा से भरी थीं और उसकी बचकानी आवाज़ गूंज उठी। सुंदर दिखने वाली लड़की की ओर मुस्कुराते हुए जियाओ मिंग ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? जियो किंग। चचेरी बहन जियाओ किंग, क्या आप जानते हैं कि चचेरी बहन जियाओ शान कहाँ है? जियो मिंग का सवाल सुनकर जियो किंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के सिर हिलाया और कहा, हाँ, आज चचेरा भाई जियो शान डू टेक्निक हॉल में डू टेक्निक सिखा रहा है। जियाओ परिवार के डू तकनीक हॉल में जियाओ परिवार द्वारा एकत्रित की गई डू तकनीकें थीं। सभी कबीले के सदस्य अपनी डू तकनीकें चुनने के लिए इसमें प्रवेश कर सकते थे, लेकिन अधिक उन्नत डू तकनीकें ऐसी चीजें नहीं थीं जिन्हें निम्न श्रेणी के कबीले के सदस्य समझ सकते थे, इसलिए जियाओ परिवार उन्हें निर्देश देने के लिए एक मजबूत कबीले के सदस्य की व्यवस्था करता था। ऐसा लग रहा था कि जियाओ शान को कबीले के विकास की ज्यादा चिंता थी। दूसरों को साधना सिखाना काफी परेशानी भरा काम था, ठीक वैसे ही जैसे किसी बच्चे को उसका होमवर्क करने के लिए निर्देश देना। आखिरकार हर कोई प्रतिभाशाली नहीं होता और एक बार में सब कुछ समझ नहीं सकता। ऐसा सोचते हुए जियो मिंग ने अपना सिर हिलाया और जियो किंग से कहा, चचेरे भाई जियो किंग, क्या आप चचेरे भाई जियो शान को बुलाने में मेरी मदद कर सकते हैं? हम। जियो मिंग के अनुरोध को सुनकर जियो किंग ने अपना छोटा सा सिर जोर से हिलाया। काफी प्यारा लग रहा था। उसकी ओर देखते हुए जियो मिंग मुस्कुराया और उसके गालों को चुटकी से दबाया। उसके पीछे जियान ने ये क्रिया देखी और उसकी आंखें संकुचित होने से नहीं बच सकी। जियाओ मिंग के हाथ में एक सफेद रोशनी चमक उठी और उसके हाथ में एक जेड बोतल दिखाई दी। यह एक द्वितीय श्रेणी की हुई बूस्टिंग गोली है। ये थोड़े समय में आपकी ताकत बढ़ा सकती है। इसे पुरस्कार के रूप में लें। वाह, धन्यवाद चचेरे भाई।
खुशी से जियो मिंग के हाथ से जैक की बोतल लेते हुए जियो किंग ने मीठी मुस्कान दी। मुझे धन्यवाद देने की कोई ज़रूरत नहीं है, जाओ और चचेरे भाई जियाओ शान को कहना मत भूलना कि वह मेरे घर आकर मुझे ढूंढें। डॉट डॉट डॉट। दस्तक दस्तक दस्तक। जियाओ मिंग के घर लौटने की कुछ ही देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। जियो शान की धीमी भोली आवाज दरवाजे के बाहर सुनाई दी, चचेरे भाई, यह मैं हूँ। अंदर आ जाओ, दरवाज़ा खुला है। आंगन में एक पत्थर की बेंच पर बैठे हुए जियाओ मिंग ने कहा। क्रंच आवाज के जवाब में दरवाजा खुला और जियाओ शान का लंबा आकार दिखाई दिया। जियो शान को देखते हुए जियो मिंग ने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा, मैंने सुना है कि आप डू तकनीक हॉल में कबीले के सदस्यों को डू तकनीक सिखा रहे हैं, जो काफ़ी यातनापूर्ण हो सकता है। आपके पास ऐसी चीज़ें करने के लिए खाली समय कैसे हो सकता है? जियाओ शान ने मुस्कुराते हुए जियाओ मिंग के पास बैठकर खुद के लिए एक गिलास पानी डाला। क्या यह इसलिए नहीं है क्योंकि आपने मुझे डू तकनीक में निर्देश दिया था? अब जब मैं कबीले में वापस आ गया हूँ तो मैं कबीले के सदस्यों को भी सिखाना चाहता हूँ। बस इतना ही है कि यहाँ बहुत सारे लोग हैं। अभी इससे पहले कि तुम किसी को भेजो, मैं जगह के अंदर और बाहर कबीले के सदस्यों से घिरा हुआ था। जियो शान ने एक हल्की कड़वी मुस्कान के साथ कहा। उसे इस तरह देखकर जियो मिंग मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। एक विशेषज्ञ डू स्पिरिट का निर्देश, वे कबीले के सदस्य इस अवसर को तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक वे मूर्ख नहीं हैं। अच्छा चचेरे भाई, तुमने मुझे किस लिए बुलाया था? पानी का एक और घूंट लेने के बाद जियो शान ने पूछा। जियाओ मिंग ने तुरंत जवाब नहीं दिया, बल्कि अपने भंडारण रिंग के अंदर से 2 स्पष्ट जैक बोतलें निकाली। जब जैक की बोतलें बाहर निकाली गईं, तो गोलियों जैसी एक सूक्ष्म सुगंध उभरी। चचेरे भाई, ये है। जियो शान ने कुछ अज्ञानता के साथ जियो मिंग को देखा। पहले देख लो, जियाओ मिंग ने उसे गोलियां देते हुए कहा। जियो शान ने गोलियां ले लीं। अब उसके पास पहले से ही डू स्पिरिट की ताकत थी और उसके पास बहुत समय पहले इन चीज़ों को भेदने की अपनी क्षमता थी। उन्होंने पाया कि 2 जैक शीशियों के ढक्कनों पर किसी प्रकार के ऊर्जा के निशान थे, और जब उन्होंने बारीकी से देखा तो ऐसा लगा कि उनमें से एक पर किसी प्रकार का सील करने वाला प्रभाव था। एक गोली जिसे सीलबंद करने की जरूरत थी। ये गोली बहुत उच्च श्रेणी की लग रही थी। जियो शान का दिल हैरान था। उसने गोलियों को दोबारा देखा तो उसमें 2 गोलियां थीं, एक लाल और एक सियान रंग की। उसी समय जियाओ मिंग की आवाज़ उसके बगल में सुनाई दी। एक गोली 7वीं श्रेणी की है और दूसरी 6ठी श्रेणी की है। क्या 7वीं श्रेणी? हालांकि उसने सोचा था कि इन गोलियों का स्तर बहुत ऊंचा होगा, फिर भी जियो शान को बहुत आश्चर्य हुआ जब उसने जियो मिंग को ये कहते सुना कि उनमें से एक 7वीं श्रेणी की थी। ये सही है, आपके दाहिने हाथ की लाल गोली 7वें स्तर की जीवन भक्षण गोली है और बाएं हाथ की गोली 6ठे स्तर की गहरे हरे रंग की दीर्घायु गोली है। जीवन भक्षण गोली का प्रभाव यह है कि व्यक्ति को तुरंत डू किंग की शक्ति प्राप्त हो जाती है। तुरंत डू किंग की ताकत हासिल करो। जियो शान उसके शब्दों पर ठिठक गई, फिर लाल गोली की ओर देखा। ये गोली बहुत ही अजीब लग रही थी और नंगी आंखों से देखने पर यह खून से भरी एक पारदर्शी संगमरमर की तरह लग रही थी। गोली के बीच में खून का एक छोटा सा हिस्सा गहरे लाल रंग का दिखाई दे रहा था और जब इसे हल्के से देखा गया तो यह एक छोटी सी आंख की तरह लग रहा था और पूरी चीज में एक खौफनाक एहसास था। क्या ये गोली वास्तव में किसी व्यक्ति को तुरंत डू किंग की ताकत दे सकती है? भले ही यह कर सकती है, मुझे डर है कि यह इतना आसान नहीं होना चाहिए, है ना? जियो शान ने एक पल के लिए ध्यान से सोचने के बाद शांति से कहा। मेनू दिखाओ। उपन्यास बिन। उपन्यास BTTH लाइव सिम्युलेटर सिस्टम C120 किंगशान टाउन। अध्याय 120 किंगशान शहर। ये देखकर कि जियो शान गोली के प्रभाव से अंधी नहीं हुई है, जियो मिंग ने संतोष के साथ सिर हिलाया और कहा, वास्तव में यह इतना आसान नहीं है। यद्यपि यह गोली किसी व्यक्ति की शक्ति को डू किंग क्षेत्र के प्रारंभिक चरणों तक बढ़ा सकती है, लेकिन इस गोली को लेने से प्राप्त शक्ति व्यक्ति की जीवन क्षमता से अधिक प्राप्त होती है। इसलिए जो व्यक्ति इस गोली को निगलता है उसके पास केवल 3 वर्ष का जीवन शेष बचता है। गोली के दुष्प्रभावों को सुनकर जियो शान का चेहरा पीला पड़ गया, इसलिए उसने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, चचेरे भाई, तुम इसे इसलिए नहीं निकाल रहे हो क्योंकि तुम चाहते हो कि मैं ये गोली खा लूं, है ना? हालांकि डू किंग की ताकत आकर्षक है, लेकिन मैं बहुत लंबे समय तक जीवित नहीं रहा। मेरा परिवार वंश को आगे बढ़ाने के लिए मुझ पर भरोसा कर रहा है और जीवन के लिए 3 साल बहुत कम है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा करूंगा?
जियो मिंग ने नाराज होने का नाटक करते हुए कहा। जियो शान उसकी बातों पर हंसा। वो वास्तव में जानता था कि जियो मिंग उसे उसकी उम्र कम करने की कीमत पर वह गोली नहीं लेने देगा। मैंने तुम्हें ये गोली इसलिए दी क्योंकि तुम भविष्य में कबीले में बहुत समय तक रहोगे, इसलिए तुम इसे आपातकाल की स्थिति में ले सकते हो। वो हरे रंग की गोली गहरे हरे रंग की दीर्घायु गोली है, जो जीवन प्रत्याशा को 10 साल तक बढ़ा सकती है। इसलिए यदि कोई दुर्घटना होती है, तो जिसे भी तुम ये गोली दोगे, वह लंबे समय तक जीवित रह सकेगा, और यदि वे उस समय के दौरान डू सम्राट तक साधना करने में सक्षम हैं, तो इस जीवन भक्षण गोली के दुष्प्रभाव स्वाभाविक रूप से समाप्त हो जाएंगे। जियो शान उन शब्दों को सुनकर भावुक हो गया। क्या ये डू सम्राट तक पहुंचने का एक त्वरित शॉर्टकट नहीं था? तो क्या मैं ये गोली ले सकता हूँ? स्वाभाविक रूप से आप ऐसा कर सकते हैं, हालांकि मैं आपको ऐसा करने का सुझाव नहीं दे रहा हूँ, जियो मिंग ने कहा। ये जीवन भक्षण गोली व्यक्ति की स्वयं की जीवन शक्ति को नष्ट करके शक्ति बढ़ाती है, और यहाँ तक कि जीवन प्रत्याशा बढ़ाने वाली डीप ग्रीन दीर्घायु गोली के साथ भी उन 13 वर्षों में डू सम्राट तक पहुँचना बहुत कठिन है। जियाओ मिंग बकवास नहीं कर रहा था। जियामा साम्राज्य में दर्जनों डू राजा थे, लेकिन केवल 4 ही ज्ञात डू सम्राट थे। जियानान अकादमी में भी दर्जनों डू राजा थे, लेकिन बहुत अधिक डू सम्राट नहीं थे। कोई कल्पना कर सकता है कि डू राजा से डू सम्राट तक पहुंचना कितना कठिन था। जियो शान की प्रतिभा खराब नहीं थी, लेकिन वह उन लोगों जितना अच्छा नहीं था जो डू किंग तक पहुंचे थे। इसीलिए जियाओ मिंग ने ऐसा कहा था, और अपनी जीवन शक्ति को अधिक निकालने से उसके शरीर को कुछ नुकसान होगा। यही कारण था कि जियाओ मिंग के पास पहले भी जीवन भक्षण की गोली थी, लेकिन उसने इसे त्वरित विधि के रूप में इस्तेमाल नहीं किया था। ठीक है। ये सुनकर जियो शान मुस्कुराया और कहा, हालांकि आपको इस गोली को कबीले को देने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपकी स्थिति को देखते हुए मुझे डर है कि जियामा साम्राज्य में कोई भी हमारे जियो परिवार को छूने की हिम्मत नहीं करेगा, और भाई सुतियान कबीले की रखवाली कर रहा है। अगर कोई बुरे इरादों से आता है तो भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। आमतौर पर ऐसा ही होता है। जियाओ मिंग ने सिर हिलाया, लेकिन कोई भी गारंटी नहीं दे सकता कि कोई दुर्घटना नहीं होगी। जहां तक सुतियान की बात है, अकेले किले को संभालना मुश्किल है। अगर कोई बाघ को पहाड़ से दूर ले जाने की तरकीब अपनाता है, तो यह एक आपदा होगी। मैं अगली बार वापस आने पर एक बर्बाद कबीले को नहीं देखना चाहता। जियो शान थोड़ा उलझन में था। एक दुर्घटना? किस तरह की दुर्घटना हो सकती है? क्या चचेरा भाई जियो मिंग थोड़ा ज्यादा सतर्क नहीं था? जियो मिंग की चिंताएं स्वाभाविक रूप से मिस्टी क्लाउड संप्रदाय और हॉल ऑफ सोल्स के कारण थीं। अब जबकि जियो यान ने नलान यानरान के साथ 3 साल का समझौता कर लिया था, कौन जानता था कि उसे आत्माओं के हॉल द्वारा खोजा जाएगा, क्योंकि याओ लाओ स्वयं भी आत्माओं के हॉल का लक्ष्य था। ये संभव था कि जियो यान बच निकले, लेकिन जियो परिवार नहीं। साधु भाग सकता था, लेकिन मंदिर नहीं। जियाओ मिंग जियाओ शान को ये बात केवल एहतियाती उपाय के रूप में समझा सकता था। भविष्य में जियो परिवार को होने वाले खतरों के बारे में सोचते हुए जियो मिंग ने भौहें सिकुड़ी और अपनी अंगूठी से 3 और गोलियों की बोतलें निकालीं। जियो शान ने पलकें झपकाईं और पूछा, ये है? ये 2 और जीवन भक्षण गोलियां हैं, और एक लड़ाकू आत्मा की गोली है। ये जीवन भक्षण गोलियां मुझे सहयोग से प्राप्त हुई थीं, और ये केवल एक ही है। लड़ाकू आत्मा की गोली को तब परिष्कृत किया गया था जब मैं जियानान अकादमी में अभ्यास कर रहा था। आप इसे बाद में सुतियान को भेज सकते हैं, और आप जीवन भक्षण गोलियां रख सकते हैं और उन्हें अपनी व्यवस्था के अनुसार उपयोग कर सकते हैं। हालांकि मेरे पास अब कोई डीप ग्रीन दीर्घायु गोली नहीं है, इसलिए सावधानी से योजना बनाना याद रखें। यह जरूरी नहीं है ना? जियाओ शान ने अपना गाल खुजलाते हुए कहा। एक ही काफी है। 7वीं स्तरीय गोली बहुत कीमती है। क्या उन्हें अपने पास रखना बेहतर नहीं होगा? कोई बड़ी बात नहीं। ये गोलियां मेरे किसी काम की नहीं हैं। अगर मैं इन्हें बाहर भी बेच दूं तो इनके साइड इफेक्ट के कारण इनकी कीमत बहुत कम हो जाएगी, इसलिए इन्हें परिवार में ही रखना बेहतर है। जियाओ मिंग ने हाथ हिलाते हुए कहा। दरअसल, जैसा कि जियाओ मिंग ने कहा था, ये गोली उसके लिए बहुत उपयोगी नहीं थी, और इसे व्यापार के लिए ले जाना ज़ोन ब्रेकिंग पिल जितना आकर्षक नहीं हो सकता था। यह ठीक है। हालांकि जियो शान को कुछ संदेह था, फिर भी उसने गोलियों को अपने भंडारण रिंग में भर दिया। गोलियां रखने के बाद जियो शान ने पूछा, तुमने अचानक मुझे ये चीजें दे दी, क्या तुम फिर से बाहर जा रहे हो? जियो मिंग ने सिर हिलाया। मैं हर समय कबीले में नहीं रह सकता। मैं अगले 2 दिनों में कबीले को छोड़ने की योजना बना रहा हूँ, और कुछ मामलों की देखभाल करने के बाद मैं जियानान अकादमी वापस जाऊंगा। संक्षेप में,
मैं लंबे समय तक कबीले में नहीं रहूंगा, इसलिए कबीले को अभी भी इसकी रक्षा के लिए आप लोगों की अधिक आवश्यकता होगी। आप बहुत प्रतिभाशाली हैं, और आपकी उम्र में जो उपलब्धियां हैं, उनके साथ आपके लिए हर समय जियामा साम्राज्य में रहना वास्तव में असंभव है। ज़ियाओ शान ज़ियाओ मिंग के फैसले के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कह सका। आखिरकार जियामा साम्राज्य वास्तव में ज़ियाओ मिंग के लिए बहुत छोटा था। जियो शान की राय में शायद उसके जियानान अकादमी के सहपाठियों द्वारा उल्लिखित केंद्रीय मैदान ही जियो मिंग का मंच होगा। जियो मिंग मुस्कुराया और अपनी स्टोरेज रिंग से गोलियों की 2 और बोतलें निकालीं। इस बार यह कोई उच्च स्तरीय गोलियां नहीं थी, बल्कि वह इनाम था जो शियाओ यू और शियाओ हू को पिछली बार कबीले में वापस लौटने पर दिया गया था। जो वादा किया गया था, स्वाभाविक रूप से वो उसे भूल नहीं सकता था, और भविष्य में उसके पास समय नहीं हो सकता था, इसलिए बेहतर था कि जियोशान को उसकी ओर से निगरानी करने और उन्हें वितरित करने दिया जाए। जियोशान ने गोलियां प्राप्त की और जाने से पहले जियो मिंग से कुछ और बातें की। अगले दिन ज़ियाओ मिंग को ज़ियाओ परिवार से नींद में सोए ज़ी यान को लेकर मैजिक बीस्ट पर्वत श्रृंखला की ओर उड़ते हुए देखा गया। वूटान शहर के पास मैजिक बीस्ट पर्वत श्रृंखला के सबसे नज़दीकी शहर को किंगशान टाउन कहा जाता था, जिसे मैजिक बीस्ट पर्वत श्रृंखला के निकट होने के कारण मैजिक बीस्ट टाउन के नाम से भी जाना जाता था। इस छोटे से शहर के अधिकांश लोग स्वाभाविक रूप से भाड़े के सैनिक थे, जो अपना पूरा दिन खून से अपनी तलवारें चमकाने में बिताते थे। वे हाथों में हाथ डाले समूहों में सड़कों पर घूमते और इस बात पर बेखौफ बहस करते कि शहर की औरतों का स्वाद कहाँ बेहतर है, कहाँ शराब ज़्यादा तीखी है और कहाँ जादुई जानवर ज़्यादा खूंखार हैं। पत्थर की पक्की सड़कों पर चलते हुए युवा ज़ियाओ मिंग और मोहक ज़ी यान ने स्वाभाविक रूप से कई अजीब नज़रों को आकर्षित किया। जियो मिंग ने उन्हें अनदेखा कर दिया और ज़ी यान को धीरे से सड़क पर खींच लिया, जैसे कि वह कुछ ढूंढ रहा हो। सड़क के दोनों ओर कई दुकानें थीं और अपने स्थान के कारण वे काफ़ी लोकप्रिय थीं। ज़ियाओ मिंग ने अपनी आंखों से चमकती हुई दुकानों को देखा, और जब उसकी नज़र एक विशाल औषधीय जड़ी बूटियों की दुकान पर पड़ी, तो वह वहीं रुक गया। बिना किसी हिचकिचाहट के वह ज़ी यान को सीधे उस औषधीय जड़ी बूटी की दुकान पर ले गया, जिसे हजार औषधि घर के नाम से जाना जाता था। जब वह विशाल स्टोर में दाखिल हुआ तो दीवारों पर लटके चांदनी पत्थरों से स्टोर ऐसे जगमगा रहा था मानो दिन का समय हो। उस समय दुकान में काफ़ी भीड़ थी और बिक्री क्लर्क बहुत व्यस्त थे, इसलिए ज़ियाओ मिंग और ज़ी यान, जो अभी अभी अंदर आए थे, की देखभाल करने वाला कोई नहीं था।